हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर वेलकम्स यू ऑन एनपीसी एजुकेशन हब्स प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, क्लास 12 के बारे में। क्लास 12 की फिजिक्स का कंटेंट आपके लिए लेकर मैं आया हूं, ग्राफ्स का वन शॉट वीडियो। अब बात ये कर लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया रहा है, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कि 4th ऑफ, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 4th ऑफ मार्च को कंडक्ट कर रहा है सीबीएसई, है ना। क्लास 12 का जो फिजिक्स का पेपर है वो 4th ऑफ मार्च को हो रहा है। अब जब ये पेपर 4th ऑफ मार्च को हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे स्कूल्स में प्री बोर्ड और एनपीसी का जो आपका संस्थान है जो कि ऑफलाइन बैचेस भी आपको देता है, वो भी आपके लिए प्री बोर्ड ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो इन सब प्री बोर्ड्स में आप जब प्री बोर्ड्स को देख रहे थे तो उन सब प्री बोर्ड में आप ही लोग ये बात नोटिस कर पा रहे थे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास पहुंचता है, उस क्वेश्चन पेपर में ग्राफ से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है, इन ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आज मैं उन सब का ही वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं। ये जो वन शॉट वीडियो आज का होने वाला है वो आपके आज से 6 से 7 नंबर आपके फिजिक्स के अंदर पक्के करवा कर जाएगा, और मैं मान सकता हूं कम से कम 10 नंबर आपके यहां से पक्के करवाएगा ही करवाएगा आपके आज का ये वीडियो। तो अगर 70 मार्क्स का जो आपका पेपर आ रहा है उसमें से 10 नंबर अगर मैं आज आपके पक्के करवा देता हूं ग्राफ्स के बिहाफ पर, ठीक है, और बाकी बात ग्राफ्स के साथ साथ मैं आपके साथ और भी चीजें यहां पर डिस्कस कर लूंगा, तो आप ऐसा समझिए कि फिजिक्स में मैं आपको एक ऐसे सेफ स्कोर तक पहुंचा दूंगा जहां पर जाकर आपको डर खत्म हो जाएगा कि कहीं फिजिक्स में हमारी कंपार्ट या बैक ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को खराब करे हुए आज हम बात कर लेते हैं आपके वन शॉट वीडियो जो कि आपकी होने वाली है ग्राफ्स पर। तो क्लास 12 वालों दिल थाम के बैठ लीजिए, आपके लिए एकदम आ गया है चटर वटर सा आपके लिए कंटेंट जो आपको यहां पर पास करवाएगा पूरे फिजिक्स के अंदर। तो चलिए सबसे पहली जो हम बात यहां पे करने वाले हैं वो बात हमारी किसके बिहाफ पर हो रही है, वो बात हमारी यहां पर हो रही है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा हुआ ये आपका कंटेंट, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का आपका ये यहां पर आपको 2 ग्राफ्स यहां पे शोन है। मैं आपको बता देता हूं किस किस के बीच में ये ग्राफ्स आपके बने हुए हैं। सबसे पहली बात, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन अ एक्सियल लाइन, आपका इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन। तो आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल के आपको यहाँ पे फॉर्मूलास गिवन है, आई थिंक सो आपको विजुअल होंगे, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर अगर आप एक्सियल की बात कर रहे हैं तो एक्सियल पे जो आपका आर का जो रिलेशन है वो भी आपका कैसे रहता है, इनवर्सली ऑफ द क्यूब रहता है आपके डिस्टेंस के साथ, और अगर इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूं तो ये भी आपका इनवर्सली है किसके साथ, आर के साथ, वो भी उसका क्यूब है। ठीक है, दोनों चीजें आपकी जो है वहां पे वैल्यूज जो है आपकी वो सेम आ रही है, मतलब जो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो इनवर्सली का रिलेशन है, वो भी क्यूब का रिलेशन है। ठीक है, तो जो ग्राफ आपका यहां पर रहेगा, जो आपका यहां पर ग्राफ रहने वाला है वो ग्राफ कैसा रहेगा, वो ग्राफ आपका इस तरीके से कर्व रहेगा। ये ग्राफ आपका है, ये ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ इनवर्सली रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है, इनवर्सली रिलेशन। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनवर्सली रिलेशंस में अगर यहां पर क्यूब है, इन प्लेस ऑफ क्यूब की जगह स्क्वायर होता तब क्या होता, स्क्वायर की जगह सिंपल आर होता तब क्या होता, तो वो चीज मैं आपके लिए यहां पे बता देता हूं। वो चीज देखिए बेटा कैसी होगी। आपके पास यहां पे ये जो ग्राफ होंगे, ग्राफ आप समझ लीजिए जरा, ये आपकी यहां पर डिस्टेंस है और यहां पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, अगर आपके पास सिंपली क्या है, सिंपली आपके पास आर का क्यूब है, तब ये जो आपका ग्राफ रहेगा वो बहुत ज्यादा डेंस रहेगा। आर का क्यूब अगर आपके पास है तो ये वाला जो कर्व है वो आपके इस जीरो के कैसे रहेगा, बहुत ज्यादा करीब रहेगा। वहीं अगर मैं आपसे बात कर ले रहा हूं किसके बारे में, आपसे स्क्वायर के बारे में बात कर लेता हूं कि अगर ई है जो वो आपके आर का स्क्वायर है, कलर आपको विजिबल हो रहा है, शायद नहीं हो पा रहा है तो मैं चलिए दूसरे कलर से लिख लेता हूं। ठीक है, अगर आपका ई जो है वो आपका आर स्क्वायर है, तब जो ग्राफ रहेगा आपका वो ग्राफ इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरीके से रहेगा, मतलब ये ग्राफ 0 पॉइंट से थोड़ा सा और दूर जाएगा। और अगर आर स्क्वायर होगा वो सिंपल, अगर आर है आपके पास, क्या है आपके पास, सिर्फ आर, अगर सिंपल आपके पास आर बनेगा तो ये ग्राफ आपका और दूर से चला जाएगा। ये वेरिएशन आप जरा यहां पर देखिए, आर क्यूब है तो ये जो रिलेशन है ये 0 पॉइंट से बहुत ज्यादा नजदीक होके आपका इस तरीके से जाएगा, ये आपका ग्राफ बनेगा यहां पर, ये आर क्यूब का वैल्यू आपको शो कर रहा है ये ग्राफ, समझ के बात। तो ये जो ग्राफ आपका प्लॉट हुआ है वो ग्राफ आपका कहां प्लॉट हुआ है, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए। आपने टॉपिक यहां पर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से जो आपके पास फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन से हम लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल पर हम लोगों ने क्या किया था, प्रूफ किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ। तो वो रिलेशंस में जो ग्राफ आपके पास प्लॉट होंगे, वो ग्राफ ये वाला प्लॉट होगा आपके लिए। तो सबसे पहला ग्राफ जो आपके लिए प्लॉट हुआ वो एक्सियल और इक्वेटोरियल से हो रहा है। वहीं हम लोग सेकंड तरफ जाते हैं तो एक एप्लीकेशन इसके पास हमारे पास आता है। इसका एप्लीकेशंस के बिहाफ पर आपसे पूछा जाता है कि कोई भी कंडक्टिंग सेल आपके पास है, तो उस कंडक्टिंग सेल के इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एट अ पॉइंट P या Q, जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं। तो देख लेना, ये जो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम है आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने उस पॉइंट P को यहाँ पर मार्कअप किया, ठीक है। ये आउटसाइड द शेल है। यहां पर जो पॉइंट आप मार्कअप करते हैं ये आपका कैसा हो जाएगा, ऑन द शेल। और इसी के अंदर अगर मैं एक फील्ड बना लेता हूं यहां पर, ये तो ये यहां पर मान लिया निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड द शेल, ठीक है। तो शेल आपके पास मान लेते हैं ये है, ठीक है। इस सेल के आपके इनसाइड में, आपके ऑन द सरफेस पर और आपके आउटसाइड द शेल पर इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट होगा एट अ पॉइंट P। कौन से आपके पॉइंट पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो वहां पर आपसे पूछ रहा है कि इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो एक बात मैं आपके लिए यहां पर बता देता हूं, क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात पूछी जाती है आउटसाइड की, तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना कैलकुलेट होता है, वो डेट इज KQ/R²। कितना कैलकुलेट होगा, KQ/R² आपके पास कैलकुलेट होगा। वहीं अगर मैं आपसे बात कर ले रहा हूं इनसाइड, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रह जाएगा आपका 0। और अगर ऑन दी सरफेस की मैं आपसे बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, ऑन द सरफेस की अगर मैं आपसे बात कर लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है σ/ε0। क्या हो जाता है, σ/ε0 आपके पास यहां से वैल्यू निकलकर आ जाता है। तो जरा बात को मेरी ध्यान से समझिए बच्चा, ये वाला जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेरिवेशन पहले चैप्टर से बहुत बार पूछा जा चुका है PYQs में, और फिर पूछे जाने की यहाँ पे पूरे इसके चांसेस हैं। तो ये जो कंडक्टिंग सेल है जिसके अंदर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस, ये वाला डेरिवेशन के तीनों वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि कब कब क्या क्या आपके पास जो है फॉर्मेशन यहाँ पर निकलकर आने वाला है, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड और आपके सरफेस पर कौन कौन सा वैल्यू होगा। पर यहां पर बात पूछ रहा है इसके ग्राफ की, तो ग्राफ के रिलेशन जरा देख लीजिए। ग्राफ का रिलेशन यहां से निकालूंगा तो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका स्क्वायर ऑफ द रेडियस है वो भी इनवर्सली में है। यहां पर तो 0 हो गया, यहां पर तो है ही नहीं। तो ये जो वाला जो ग्राफ आपके सामने प्लॉट हुआ है ये कैसा है, ये स्क्वायर के साथ है। यहां पर किसके साथ था, क्यूब के साथ था। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब क्यूब है तो और डेंस होगा, लेकिन जब स्क्वायर है तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तब आपका ग्राफ थोड़ा इस 0 इनिशियल पॉइंट से दूर बनेगा, मतलब अवे बनेगा। और अगर ये डायरेक्टली के रिलेशन में आता, इफ ये आपके डायरेक्टली के रिलेशन में होता, तो ग्राफ बनता स्ट्रेट लाइन का। तब ग्राफ कैसा बनता, तब ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बनता। अगर आपके पास ये वाला कंडीशन होता, तब ये वाला कंडीशन होता, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती और ये आपकी डिस्टेंस r हो जाती, तब ग्राफ बनता आपका स्ट्रेट लाइन का। लेकिन यहां पर कैसा है, स्क्वायर है, वो भी किस कैसा, इनवर्सली में, तब ग्राफ आपका कैसा बनेगा, तब ग्राफ आपका कर्व प्लॉट होगा इस तरीके से। बात समझ में आ गई आपके लिए। तो ये 3 ग्राफ का फ्लक्चुएशन वैल्यू आपके पास यहां पर गिवन है, जो कि आपको इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस को शो कर रहा है। तो ये ग्राफ आपका इसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बन जाता है, और आपका ये डेरिवेशन भी फिजिक्स के इस साल के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए एक बार इस चीज को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है बच्चा, अगर वीडियो देखो आपको बड़ा लग रहा है तो वीडियो को 1.5x पे करके देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। ग्राफ से 1 शॉट वीडियो आप अगर कर रहे हैं तो आई थिंक सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि यहां से आपके लिए 10 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। और 70 में से अगर 10 मार्क्स आप स्कोर यहां कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको 60 मार्क्स और स्कोर करवाऊंगा, जिसमें आप 70 आउट ऑफ 70। कुछ बच्चे जो फिजिक्स को लेकर डरते हैं, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि फिजिक्स को कैसे करें, अरे कहीं हम फेल ना हो जाएं, पेपर टफ ना आ जाए, तो उनके लिए भी एक वीडियो मैं रिलीज करूंगा आज के ही दिन, ठीक है। आज डेट 29 फेब है, आज के दिन ही मैं आपको रिलीज करूंगा उनके लिए एक वीडियो, क्योंकि हमारे पास 4 मार्च में हमारा एग्जाम है ना। आज 29 फेब हो गई है, ठीक है। अभी भी हमारे पास आज को मिलाकर 4 दिन है। इन 4 दिनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए आज ही मैं वीडियो बनाकर एक रिलीज करूंगा कि किस तरीके से आप एक सेफ स्कोर तक पहुंचेंगे, ठीक है जी। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। ये जो आपका ग्राफ वेरिएशन है, ये ग्राफ कई बार PYQs में आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है।
क्या कहना चाह रहा है ये ग्राफ, तो वो बात मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ग्राफ आपसे ये कह रहा है कि जब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर। क्या वैल्यू होता है, के क्यू अपॉन आर। यहां पर हम लोग जब पोटेंशियल के साथ रेडियस का रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इनवर्सली हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो रिलेशन क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये रिलेशन आपके पास निकल कर आता है। दोनों रिलेशंस के बिहाफ से आपसे यहां पर क्या बनवाता है, यहां से आपसे बनवाता है यहां पर ग्राफ। तो ग्राफ देख लीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था बच्चा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे सिंपल अब्जो में बड़े प्यार से ये बात मैंने आपको समझाया था, क्या कि जब भी कभी आपके पास ये वाला रिलेशन आएगा स्क्वायर वाला, तो ग्राफ थोड़ा जीरो के डेंस जाएगा, थोड़ा करीब जाएगा, और जब खाली सिंगल आर आएगा तब ये थोड़ा सा अवे बनेगा। तो देखना जरा, ये वाला जो मैं रिलेशन यहां पर बना रहा हूं, ये वाला जो ब्लू कलर से मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये आपका वी है, और ये देखिए जीरो से के करीब जाने से पहले ही खिसक लिया। देखो ये जीरो के करीब जाने से पहले ही यहां से खिसक लिया। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको लेकर बात करता हूं तो येलो कलर से मैं जरा इसको रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखो जीरो के करीब होकर निकलेगा। देखो 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 ये देखो ये जीरो के करीब होकर निकला, लेकिन जो आपका यहां से क्या था, जो आपका यहां से ओ था वो क्या हुआ, देखो ये इसके करीब होकर निकला। वहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं इस वाले का, ये देखो ये बात देखो, ये थोड़ा दूर को है और ये करीब इसके करीब है। तो करीब और दूर वाली बात यही आ जाती है जब भी कहीं आपका क्या बन जाता है, जब भी कहीं आपका ये वाला जो स्क्वायर नजर आता है, ये आपको क्या करता है, इस जीरो के कार्टेशियन प्लेन पे इसको करीब खींचता है, ठीक है। ग्राफ आपका ये करीब बनेगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जो पिछले वाला ग्राफ होगा, जो पीछे वाला ग्राफ होगा, ये पीछे वाला ग्राफ आपको क्या शो करेगा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, और ये पीछे आपके आगे वाला जो ग्राफ का लाइन आ रहा है ये आपके पोटेंशियल को शो करेगा। समझ गए बात के लिए। ये ग्राफ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है आपके PYQs के हिसाब से, और ये ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है जिसके बिहाफ पर ये जो दोनों चीजों से इक्वेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल पर। आपसे यहां से डेरिवेशन पूछे जाते हैं, प्रूफ पूछा जाता है, या तो पोटेंशियल के टर्म्स में आपसे इक्वेटोरियल एक्सियल पूछ लेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आपसे एक्सियल इक्वेटोरियल पूछ लेगा। पहले वाले चैप्टर से ये दो डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो पिछले मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन के साथ, एक मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला जो हमसे यहां पर कह रहा है वो ग्राफ हमारा किस चीज के बीच में है, वो ग्राफ हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ग्राफ हमारा किस पर है, ग्राफ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर है। ग्राफ हमसे क्या कह रहा है, ग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है, ग्राफ यहां पर जो चीज आपको शो कर रहा है वो ओम्स लॉ के लिए बात आपके लिए शो कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं इस ग्राफ में जरा चेंजेस करूंगा आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का वैल्यू आपके पास यहां पर रहने वाला है, क्या कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दिया हुआ है। जब भी कभी इस टाइप के ग्राफ्स आपके सामने शो हो जाएं तो आप सोचेंगे अरे सर ये तो कुछ ग्राफ हमें जाना पहचाना सा लग रहा है, ये ग्राफ तो शायद 14 चैप्टर का है, ठीक है। तो नहीं, मैं आपके लिए बता देता हूं क्या चीजें हैं। आपके लिए इस चैप्टर में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में ओम्स लॉ पढ़ा था तो ओम्स लॉ में कहा जाता है, ओम साहब ने क्या कहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका जो करंट होता है फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज बीइंग अप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये कि जो करंट आपके वायर के अंदर फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, जो पोटेंशियल उस सर्किट को मिला हुआ है ना। तो जहां से वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जन्म होता है यहां से रेजिस्टेंस का। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ की मैं आपसे बात कर ले रहा हूं, V और I के बीच में मैं आपको ग्राफ यहां पे शो कर देता हूं। ये जो वोल्टेज और करंट का जो यहां से ग्राफ रहता है वो ग्राफ कैसा रहता है, वो ग्राफ सर रहता है यहां से लीनियर। वो ग्राफ कैसा रहता है आपका, लीनियर रहता है। एंड दिस ग्राफ गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये ग्राफ आपको किसका वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस का कंटिन्यूअस वैल्यू देता है। तो बोले सर फिर ये ग्राफ किस चीज का है और ये बात यहां पे क्या लिखी हुई है, तो इस बात को जरा थोड़ा सा मैं पॉलिश करना चाहूंगा, ठीक है। इस ग्राफ को जरा मैं थोड़ा पॉलिश करना चाहूंगा। ये ग्राफ जरा आप देखिएगा जरा, ये जो ग्राफ आपको यहां पर जो मेंशंस हैं, जो ग्राफ आपको यहां पर गिवन है, वो ग्राफ की जरा बात कर लीजिएगा। देखो जरा ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चा ग्राफ क्या कह रहा है, बात यहां पर जो हो रही है अब
सारे अप्लायंसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो कौन होते हैं, उन पर मैं आपसे बात कर ले रहा हूं। डिड नॉट ओबे ओम्स लॉ, डिड नॉट ओबे ओम्स लॉ, ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, दीज डिवाइडेड आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। इनको क्या कहा जाता है, इनको नॉन ओमिक डिवाइसेस कहा जाता है। और ये वो डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को आपके ओबे नहीं करती हैं। एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, आपकी बात समझ में आपको आ जाएगी। डेट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो आपके ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। दूसरे आप यहां पर वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स की बात कर सकते हैं, आप ट्रांजिस्टर्स की बात कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स की आप यहां पर बात कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की बात कर सकते हैं आप, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की बात कर सकते हैं आप। ये वो डिवाइसेस हैं जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, एंड दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। जब ये नॉन ओमिक डिवाइसेस आप लोग के पास आ जाती हैं तो फिर ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो V और I के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके चेंजेबल हो जाते हैं। मतलब वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो एक से ज्यादा कंपैरिजन आपको शो करते हैं। जैसे यहां पर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर लीनियर ग्राफ आपके लिए शो होता है ओमिक डिवाइसेस के लिए, लेकिन वहीं पर जब नॉन ओमिक डिवाइसेस आ जाती है तो आपके ग्राफ जो हैं वो बदल जाते हैं। और क्या बदलते हैं वो बात आपको मैं बता देता हूं। जब आपका V और I का ग्राफ, जब आपका V एंड I का ग्राफ, जब आपका V एंड I का ग्राफ कैसा होता है, इज नॉट लीनियर, इज नॉट लीनियर। जब आपका V और I का ग्राफ लीनियर नहीं होता है तब ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनता है। जब आप इस ग्राफ को थोड़ा देख रहे होंगे तब समझिए जरा, ये ग्राफ जाता है लीनियर और जाने से पहले ही ये ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है ऊपर की तरफ। इस तरीके से देखो ये ग्राफ जो है वो आपका बेंड हो गया। ये आपके इनिशियल पॉइंट है, ये आपका पोटेंशियल है और ये आपका क्या है, ये आपका करंट है। ग्राफ आपका यहां से क्या हो गया, हल्का सा बैंड अप हो गया। एंड द ग्राफ शोज द नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये जो ग्राफ आपके सामने ये बने हुए हैं ये आपको नॉन ओमिक डिवाइसेस शो कर रहे हैं। ये ग्राफ आपके नॉन ओमिक डिवाइसेस के हैं। तो आप कह सकते हैं ये सेमीकंडक्टर्स के आपके लिए ग्राफ्स हैं। तो 14 चैप्टर जिन लोगों ने ठीक अप्रोच किया था, बिल्कुल सही अप्रोच है उनका, ये आपके सेमीकंडक्टर से ही लेकर ग्राफ्स हैं, क्योंकि ये नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए हमारे पास आ गया, जब आपका V और I लीनियर नहीं होता है तब ग्राफ आपका इस तरीके से शो होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं V और I का वैल्यू जब आपका फ्लक्चुएट करता है, मतलब आपका जो करंट होता है, करंट डिपेंड्स ऑन दी साइन ऑफ V। जब आपका करंट डिपेंड करता है साइन ऑफ V पर, मतलब जब करंट डिपेंड करता है वोल्टेज के वैल्यू पर, वोल्टेज का वैल्यू की मतलब पोटेंशियल का वैल्यू की बात यहां से कर रहे हैं, तो देख लीजिए जब आपका पोटेंशियल कैसा है, अपवर्ड की डायरेक्शन में है, तो ग्राफ देखिए यहां पर आपका कैसा जा रहा है। ग्राफ आपका ये ऊपर की तरफ इस तरीके से बनना है, और एक जो ग्राफ है आपका वो कैसा बना, वो नीचे की तरफ बना इस तरीके का। ठीक है, बोले भाई ये ग्राफ किस तरीके से बना सर, तो मैं आपको बता देता हूं। नीचे की तरफ जो वोल्टेज की बात हो रही है, देखिए यहां पर नेगेटिव वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा और यहां पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड है। तो वैल्यू जो करंट की है वो डिपेंडेबल कर रही है ऑन द साइन ऑफ द वोल्टेज। इस बात का मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं किस चीज को लेकर, हम जब बात कर रहे होते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो वोल्टेज में जब आपके रेजिस्टेंस को जब नेगलेक्ट किया जाता है, मतलब रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा कम होता है, जब रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, लो, देन द सिस्टम इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस। तब आपका सिस्टम क्या कहलाता है बच्चा, फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाता है। और जब आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है, देन द सिस्टम आर सेड टू बी रिवर्स्ड बाइस्ड। क्या कहलाता है, रिवर्स्ड बाइस्ड कहलाता है। तो ये जो आपके पास दो ग्राफ्स आपको गिवन है, ये ग्राफ्स आपको शो कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड बाइस एंड द वैल्यूज ऑफ रिवर्स्ड बाइस। एंड दिस सिस्टम ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक डिवाइसेस, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। समझ के बात के लिए जी, तो ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं जी। बच्चे ये ग्राफ्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये ग्राफ्स आपसे पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। वो बोल देगा कि नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन होते हैं, इसको ग्राफ्स के साथ शो करके दिखाइए, व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ओम्स लॉ।
बाय दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ओमिक डिवाइसेस, ये बात आपसे पूछ सकता है। तो वहां पर ग्राफ्स की हेल्प से ही आप इन आंसर्स को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे इनके लिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसकी बात कर लेते हैं। क्या है ये जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपका ग्राफ क्या कह रहा है, वो चीज समझ लीजिएगा जरा बच्चा। ये जो ग्राफ है आपका, जब v का वैल्यू आपका फिक्स नहीं होता है, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मतलब v चेंजेस, जब कंटिन्यूस आपके पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो जब चेंज होगा, जब कंटिन्यू आपके पोटेंशियल का वैल्यू जब चेंज होगा, तो जो आपका ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका लीनियर नहीं होता, वो ग्राफ आपका इस तरीके से कर्व हो जाता है। और ये बात आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए होती है। ये बात किसके लिए होती है, ये बात आपकी सेटिस्फाइंग करती है फॉर द कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये बात आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर पर लागू हो जाती है, ठीक है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर की अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो जैसे आपका गैलियम आर्सेनिक, ठीक है, आपका गैलियम आर्सेनिक, ये आपका यहां पर एग्जांपल हो जाता है, जिसके बेस पर आपको यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करके दिखा दिया गया है। ये ग्राफ आपका कर्व शेप में हो जाता है, और ये दीज ऑल आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये सारी की सारी आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेस है, जो आपकी इस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन करती है। वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। हम ज़्यादा लाइक्स का एम नहीं करते, सिर्फ 30 लाइक्स का एम करते हैं। और कमेंट में हम चाहते हैं कि आप कमेंट में जरूर ये बात बोलें कि आपको और वीडियो चाहिए हो, तो आप उस चीज़ के लिए जरूर कमेंट करें। और जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका रिकमेंडेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं कि सर पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर चैप्टर पे आप वन शॉट बना दीजिए। मैं आपके लिए जरूर बनाकर आपके लिए 4 तारीख से पहले डालूंगा, ताकि आप उसको बढ़िया तरीके से देख पाएँ, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ्स है, वो ग्राफ किसको शो कर रहा है, वो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ, जो रेजिस्टिविटी की बात यहाँ पर की जा रही है, रेजिस्टिविटी जो होते हैं वो रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसे होते हैं, इनवर्सली होते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के साथ इनवर्सली होती है। जब भी कभी आपके रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली होता है, ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टिविटी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। आपके जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसी होती है, आपके डायरेक्टली हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम के साथ इनवर्सली होने पर आपका टेम्परेचर जो है वो राइज अप करता है। जब टेम्परेचर राइज अप करता है तो रेजिस्टिविटी ऑल्सो विल इंक्रीज। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डायरेक्टली रिलेशन होता है, सिमिलर विद द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और आपके टेम्परेचर का भी डायरेक्टली का ही रिलेशन होता है। इसके बेस पर आपके लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बेस पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला आपका क्या यहां पर रहेगा, फॉर्मूला रहता है आपका रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहां पर जो आपके लिए रो नॉट और टी नॉट जो आपको यहां पर शो हो रहा है, वो आपका रो नॉट आपका एब्सोल्यूट रेजिस्टिविटी है, और टी नॉट जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट रेजिस्टिविटी, ये पूरा टॉपिक आपके पास बन के आता है, जिसमें अल्फा का वैल्यू जो है वो कोफिशिएंट होता है, और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को आ जाता है। और ये बात आपसे 2 मार्क्स में बड़े प्यार से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देख रहे हो, एक तीर से 2 निशाने मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ग्राफ समझा रहा हूं, साथ ही साथ में ग्राफ के साथ साथ वो कंटेंट भी बता रहा हूं जो कंटेंट आपसे पेपर में पूछा जाएगा, समझ गए। तो 10 नंबर तो ग्राफ से पक्के करा रहा हूं, और कम से कम 20 से 25 नंबर मैं आपके थ्योरेटिकल करा रहा हूं। तो कुल मिलाकर पास होने के तो पूरी गारंटी एक ही वीडियो से आपको हो जाएगी, अगर आप बढ़िया तरीके से उसको तय कर लेंगे तो। समझ गया बच्चों जी। तो ग्राफ जरा यहां पे देख लीजिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि टेम्परेचर के साथ आपका रेजिस्टिविटी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हमारे पास अलग अलग तरीके के, देखो यहां पर वायर्स हैं। यहां पर पहले में हमारे पास क्या है, कॉपर है, दूसरे में हमारे पास नाइक्रोम वायर है, और तीसरे में हमारे पास यहां पर क्या है, आपका सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर, नाइक्रोम वायर और आपके पास कॉपर, ठीक है। कॉपर की अगर मैं बात आपसे यहां पे कर रहा हूं, तो कॉपर आपके पास यहां पर क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। तो ये आपसे कंडक्टर के केस में जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपके पास ये रहेगा। ये नाइक्रोम है तो ये हो गया अलॉय, ये क्या हो गया सर आपका अलॉय, ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केसेस में और आपके रेजिस्टिविटी के केसेस में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ग्राफ्स के बिहाफ पर आपसे सर पूछा जाता है, और ये आपसे 2 से 3 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन बनता है।
क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देगा और आपसे कहेगा कि बताइए डिपेंडेंसी जो है होती है आपकी, मतलब डिपेंडेंसी अगर आप किसी पे कर रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि नंबर डेंसिटी किसी भी वायर में इतनी है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट करने का वो इतना है। तो इसके हिसाब से आप बताइए रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या रहेगी। प्लॉट एक्सप्लेन योर आंसर विद द प्लॉट ऑफ ग्राफ को प्लॉट कर इस चीज को आप लोग सेटिस्फाई कर दीजिए, इस चीज को आप बता दीजिए। तो ग्राफ आपके सामने ये रहे स्क्रीन पर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप तो हर बात में सर क्वेश्चन बता रहे हैं। जी हाँ, पिछले 10 साल के पेपर उठाकर देख तो लो मेरे लाल, PYQ सॉल्व कर रहे हैं आप, उठाकर तो देखिए ना। हर एक ग्राफ से आपको क्वेश्चन मिले तो आप मुझसे कहिएगा, ठीक है। और आप कहें सर मुझे नहीं मिल रहा है तो फिर मैं आपको टैग कर दूंगा कमेंट में, आप ये करके देखिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जो पूछे जा सकते हैं दोनों हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। समझ रहे हैं आप बात के लिए जी। तो कंडक्टर्स की अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं तो रेजिस्टिविटी का मेन लॉजिक आपके सामने रखा हुआ है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, तो टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। पहला ग्राफ आपका सेटिस्फाई करता है विद दिस, ये कंडक्टर के लिए हो गया। वहीं अलॉय के लिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अलॉय जो होते हैं ये मिक्सचर्स होते हैं मेटल्स के। जैसे यहां पे नाइक्रोम की बात की गई है, तो नाइक्रोम सर बता दीजिए जरा किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। नाइक्रोम सर किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। यहां से एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं आपके लिए अभी और। नाइक्रोम जो है वो मिक्सचर है आपका निकल का, साथ ही साथ में क्रोमियम का और साथ ही साथ में आयरन का। निकल, क्रोमियम और आयरन के मिक्सचर होता है आपका नाइक्रोम, ठीक है। ये नाइक्रोम वायर जी जिससे फिलामेंट बना दिया जाता है आपके हीटर वीटर का, ये उसी की बात हो रही है। देखो नाइक्रोम हो गया या आपका कंसिस्टेंट हो गया, या आपका मैग्नाइन हो गया, या आपका क्या हो गया मैग्नाइन हो गया। ये तीनों जो अलाव हैं आपके जो इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं फिल्टर्ड के लिए, फिल्टर्ड आपके वायर के लिए, ये जितने भी हैं उन सबका ग्राफ यही रहेगा। चाहे कंसिस्टेंट हो गया, चाहे मैग्नाइन हो गया, चाहे आपका नाइक्रोम हो गया, तीनों का ग्राफ यही रहेगा। समझ के बात के लिए इसके अंदर जब टेम्परेचर के साथ हम करते हैं तो कुछ समय के लिए चीज वेरी करती है, क्योंकि हमारे पास भैया क्या है, हमारे पास भैया यहाँ पे 2 से 3 मेटल एक साथ मिल गए हैं। तो कंडक्टर जब मिलते हैं तो थोड़े से गैपिंग के साथ, यहाँ पर ये थोड़े से गैपिंग के साथ आपका जो ग्राफ है वो प्लॉट होता है, क्योंकि इन वायर्स के अंदर से एकदम से देखो भैया ये तो यूजली हीटिंग इफेक्ट के लिए होते हैं ना, ये तो आपके हो ही इसीलिए रहे हैं। जब हीटिंग इफेक्ट हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब इनके अंदर आपकी क्या होती है, मेल्टिंग स्टार्ट होती है। समझ के बात के लिए वही सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इनकी तो कहानी ही उल्टी होती है, इनकी तो सर कहानी ही उल्टी होती है। कहानी उल्टी क्या होती है, बोले भैया देखो आपका रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो टेम्परेचर कैसा हो गया भैया, कम ही गो, देखो ना, देखो हो गया कम। और जब आपकी रेजिस्टिविटी कम हुई तब आपका टेम्परेचर कैसा हो गया सर, ज्यादा। तो इनका जो ग्राफ रहता है वो ये रहता है। सेमीकंडक्टर्स नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं सर, ये ओमिक डिवाइसेस वो नॉन ओमिक डिवाइसेस, चीजें वेरी तो करेगा ना, है ना। तो ये सारे सेमीकंडक्टर के लिए आपका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ये रहेगा। अलॉय के लिए बात करते हैं तो ये रहेगा, जिसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स और दे दिए, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो उनका भी ग्राफ ये रहेगा। और अगर बात आ जाए कंडक्टर्स के केस में, मेटल्स के केस में, तब आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। ले मारो फटाफट से स्क्रीनशॉट पर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, अगले की बात अगर हम लोग यहां से करते हैं तो देखो अगला किस चीज पे बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप की बात कर रहा है। ग्राफ हमारे पास देखो, वैल्यू हमारे पास ये होती है, वैल्यू हमारे पास ये होती है। चलो इस वैल्यू को थोड़ा सा अलग करके देख लेते हैं, जरा अलग तरीके से देख लेते हैं। चलो देखो जरा, हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आता है वो वैल्यू कितना आएगा, v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 पाई एन आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 3/2। ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ जाता है। आ गया ये वैल्यू आपके पास, ओके ठीक है सर, आ गया हमारे पास ये वैल्यू। बोले अब क्या करना है, अब हम आपको बता देते हैं। मान लेते हैं, पहला केस बना देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा लार्ज है। जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज होगी तो ए का वैल्यू जो है वो आपका छोटा हो जाएगा। अरे बना के दिखा दे रहा हूं, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एक्स इज अ पॉइंट और वेयर P इज सिचुएटेड, और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इज एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप की। ये जो रेडिश पोर्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, ये इससे आपको निकालना है, ये आपका x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ये आपका x है, ये आपका a है, ये पॉइंट P है जहां पर आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए देखिए जरा सर, अगर इस कंटेंट की तरफ आ जाता हूं, x बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाता है a से, तो वैल्यू जो है वो वैल्यू कैसी आएगी, a तो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो v है वो आपका क्या हो जाएगा, 1/x का क्यूब हो जाएगा। बाकी वैल्यू तो सेम रहेगी, मैं x के क्यूब के साथ इसका रिलेशन बना देता हूं, x का क्यूब हो जाएगा। पहला सिचुएशन आपके पास ये बना। दूसरा सिचुएशन आपके पास क्या बन सकता है कि ये बन सकता है कि x जो है वो a पर ही है, मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग है। तब वैल्यूज जो होंगी यहाँ पर x जो है वो a के साथ है, a का स्क्वायर की पावर 4 बनेगा, काटोगे तो कितना बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा भाई, b का जो वैल्यू है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x का वैल्यू के साथ बन जाएगा। देखो भैया x और a है, a का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 3y2 है, 2 से 2 कटेगा, 2a का क्या बन जाएगा भैया, क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा a का क्यूब। a के क्यूब का मतलब है यहाँ पर x के क्यूब की आप बात कर सकते हैं। ये जो ग्राफ्स आपके पास यहाँ पर प्लॉट हो रहे हैं, देखो पूरी वैल्यूज आप यहाँ पर लगा सकते हैं, पूरी वैल्यूज आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उन वैल्यूज के साथ आपकी यहाँ पर बात हो सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए, ये जो चीज आपके पास यहाँ पर निकल कर आ रही है उस चीज को आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। अब देखिए जरा, ये जो ग्राफ आपके पास यहाँ पर बनकर आएगा, उस ग्राफ के साथ आप वैल्यूज को कैसे मेंटेन करेंगे वो चीज आप यहाँ पर समझिएगा जरा, ठीक है। उस वैल्यूज को आप यहाँ पे जरा थोड़ा समझिएगा जरा, ठीक। चलो वैल्यूज देखो जरा किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज आपकी होने वाली हैं। तो वैल्यूज पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपनी बड़ी बढ़िया तरीके से। ये जो ग्राफ का वैल्यू आपका यहाँ पर शो हो रहा है, वो देखो ग्राफ का वैल्यू कैसा शो हो रहा है। वो ग्राफ का वैल्यू यहाँ पर आपका शो हो रहा है, ये वाला जो वैल्यू आपको यहाँ पे शो होगा वो x एक्सिस के साथ है, मतलब z यहाँ पे दे रखा है, हो सकता है यहाँ पर x एक्सिस हो या हो सकता है यहाँ पर y एक्सिस हो। तो ये वाला जो वैल्यूज आपका यहाँ पर है, मैं इसको जरा चेंज कर लेता हूँ, ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला ये वैल्यू क्या शो कर रहा है, x की बात कर रहा है। जिन जगहों पर आपके जो a का वैल्यू है, जो जिन जगहों पर आपका a का वैल्यू है, जब वो छोटा होगा तो डोमिनेंसी किसको मिल रही है, डोमिनेंसी मिल रही है x को। डोमिनेंसी किसको मिल रही है, डोमिनेंसी x के केस में मिल रही है। जब डोमिनेंसी x को मिलेगी तो x का वैल्यू इन जगहों पर कैसा होने वाला है, आपका लार्ज होने वाला है। मतलब कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस जगह कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भाई खुद देखो ना, x का वैल्यू यहां पर क्यूब में है, x का वैल्यू बहुत बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। x क्यूब में है सर, डिस्टेंस को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, 1 लाख करोड़ कर दिया, 1 लाख करोड़ का क्यूब करिए जरा, कितना हो जाएगा सर, बहुत बड़ा हो गया साहब, बहुत बड़ा हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो जरासी हो गई ना। जब मैग्नेटिक फील्ड जरासी होगी तो इन जगहों पर ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, वो डाउनफॉल का बनेगा। लेकिन जब बात आएगी ऑन द सरफेस की, तो ऑन द सरफेस पे डोमिनेंसी किसको मिल रही है, ए क्यूब को मिल रही है, ए को मिल रही है, इस वाले ए को मिल रही है डोमिनेंसी। जब इसको डोमिनेंसी मिलेगी तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप पर ही, सर्कुलर एक्सिस पर ही आ जाएगा। तो ऐसे में डोमिनेंसी इसकी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो ग्राफ है फिर वो इस तरीके का आपको बनकर नजर आएगा। बात आपको समझ में आ गई, ग्राफ ऐसा क्यों बना है, ग्राफ डोम लाइक स्ट्रक्चर में क्यों आया है, वो इसलिए आएगा क्योंकि ऑन द सरफेस की जब बात आ जाएगी तो वहां पर डोमिनेंसी ए का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि एक्सिस लूप के अंदर की बात है ना, लूप के अंदर तो मैग्नेटिज्म आपका भरपूर होगा। लेकिन जब डिस्टेंस आप बढ़ा देंगे, जब डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू छोटा हो जाएगा, जिससे का वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। समझ के बात के लिए, ठीक है। अगला वाला ये जो आपको गिवन है, ये वाला जो आपको गिवन है उसकी मैं बात कर लेता हूं आपसे। देखो क्या वैल्यू आपसे कहना चाह रहा है, क्या वैल्यू आपसे कहना चाह रहा है, वो चीज देखो जरा। देखो बात आपसे ये कर रहा है, बात आपसे ये कर रहा है कि आपके पास कोई भी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है जो पीछे ही लिया गया है, यही जो सर्कुलर लूप लिया गया है, इसी लूप को मैं ले लेता हूं सर, इसी लूप को मैं ले लेता हूं, ले लिया। चलिए मान लेते हैं इसके ऊपर आपका जो करंट है वो करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो बाय यूजिंग अ राइट हैंड थंब रूल यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरीके से, जब भी कभी स्ट्रेट करंट कहीं कंडक्टर के अंदर, इसको सर्कुलर लूप बनाया गया है ना, इसको बनाया गया है ना स्ट्रेट करंट कंडक्टर से, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जब भी कभी बात आती है, उससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात आती है, वी ऑलवेज यूज राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और जब भी कभी इन पर फोर्स निकालने की बात आती है तब हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल फॉर द इंड्यूस्ड करंट। जब फोर्स की बात आती है तो देख लीजिए, ये अपना हेड को, अपने थंब को अप कर लीजिए, करंट आपका इस तरीके से जा रहा है, करंट आपका इस तरीके से जा रहा है, कैसी फील्ड बन रही है,
करंट आपका कैसा बनना है, फील्ड बन रही है यहाँ पर आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। तो फील्ड आपकी यहाँ पर कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी फील्ड बन रही है। करंट यहाँ से जा रहा है तो फील्ड आपकी कैसी बन रही है, फील्ड बन रही है यहाँ पर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। फील्ड आपकी बन रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं किसी भी तरीके का मैग्नेटिज्म आप यहाँ पर बना सकते हैं। और सेम उसी तरीके का देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर आपकी जो फील्ड बनकर आई है वो आपकी कैसी आई है, वो आई है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर जो आपका फील्ड बनना है वो कैसा बनना है, वो बनना है आपका यहां पर क्लॉकवाइज। सेम उसी तरीके का चीज देखो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, ये जो बनना था वो एंटी क्लॉकवाइज बनना है और यहां पर जो बना है वो कैसा बना है, वो क्लॉकवाइज बना है। ठीक है, तो टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूज हैव टू यूज अ राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल का आप यहाँ पे इस्तेमाल करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब अपने रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस रीजन पर कैसी बन रही होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इस चीज का। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमसे पूछ रहा है वो हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए एक एप्लीकेशन हमारे सामने और आ जाता है। देखिए जो एप्लीकेशन आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसके लिए पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सेम वही चीज अब आपसे पूछी गई है मैग्नेटिज्म की टर्म्स में। मैग्नेटिज्म की टर्म्स में वो आपसे यहां पर बात कर रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिज्म किसी भी आपके होलो करंट कैरिंग सिलेंडर के अंदर। तो करंट आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि आपके सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है। जनरली अगर मैं बात कर लेता हूं, मान लेता हूं ये वायर है, वायर के अंदर आपका यहां पर क्या जा रहा है, आपके वायर है, आपके कॉपर का वायर जा रहा है, उसके चारों तरफ आप कोटिंग करते हैं, प्लास्टिक का पीवीसी आपका लगा हुआ है, तो वो कैसा है, वो सर्कुलर शेप में तो है। तो सर्कुलर शेप बोले तो सिलेंडर हो गया, उसके अंदर आपका करंट कैरिंग वायर है ना, करंट कैरिंग वायर है या नहीं है, सेम वही चीज आपकी यहां पर बात कर रहा है। तो जो आपने एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, सेम वही एप्लीकेशन आपका किसमें है, वही सेम एप्लीकेशन आपका मैग्नेटिज्म की टर्म्स में भी आ जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहां से मैग्नेटिज्म की टर्म्स में आपके सामने क्या वैल्यूज होने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं जरा यहाँ पे मैग्नेटिज्म के टर्म्स में आपके पास क्या वैल्यूज होंगी। उन वैल्यूज को देखते हुए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि जो ग्राफ्स का आपका प्लॉटेशन होता है या फिर जो वैल्यूज आपके यहाँ पर निकल कर आती हैं, वो वैल्यूज किस तरीके से आपके सामने निकल कर आती हैं, उन वैल्यूज को लेकर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा थोड़ी सी। तो देखो वैल्यूज आपके पास कैसे निकल कर आएंगी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये वाला जो वैल्यू है ये इनसाइड द कंडक्टर का है, किसका है, इनसाइड द कंडक्टर। ये वाला जो वैल्यू है आपके सामने ये आउटसाइड द सिलेंडर है, आउटसाइड द कंडक्टर है। देखो ये है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर, इसके इंटीरियर पार्ट और इसके आउटडोर वाले पार्ट। आउटडोर और इंडोर की बात हो रही है, मतलब यहां पे इनसाइड और आउटसाइड द सिलेंडर की बात हो रही है। तो इनसाइड और आउटसाइड की अगर मैं आपके यहां से बात कर रहा हूं तो देखो सिंपल सा वैल्यू आपके पास निकल कर आएगा। दो तरीके का फ्लक्चुएशन आपके सामने निकल कर आ रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं कि आउटसाइड की, जब आप आउटसाइड की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। आई अगर यहां पर स्मॉल है तो आपको स्मॉल आई लेना पड़ेगा, डेट इज आई अपॉन आर। ये आ गया। यहां से रिलेशन देखिएगा जरा, यहां से रिलेशन देखो क्या बनेगा, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डिस्टेंस। ये रहा r, ये रहा आपका भैया r, ये आपका r है, ठीक है। वहीं अगर मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इनसाइड की बात कर रहा हूं। इनसाइड की बात कब होगी, जब आपका r का वैल्यू छोटा हो जाएगा a से। ये आपकी आउटसाइड की बात है क्योंकि r का वैल्यू ग्रेटर है यहां पर किससे, a से। जब इसकी बात करूंगा तब यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर, क्योंकि सर मीडियम आ गया ना, अब अंदर की तरफ बात हो रही है तो मीडियम आ गया। या तो आप यहां पर मीडियम के लिए लगा लो खाली म्यू का वैल्यू लगाओ, या आप म्यू नॉट म्यू आर के साथ वैल्यू लगाओ। अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा आपका आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा आर। ये वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी किसके लिए, आउटसाइड द रीजन के लिए। ये वैल्यू आपके लिए किसके पास निकल कर आएगी, ये इनसाइड द रीजन की है। ये वैल्यू आपकी आउटसाइड और ये वैल्यू आपकी किसकी है, इनसाइड। मैं लिख देता हूं ये वैल्यू आपकी इनसाइड की है और ये वाला वैल्यू आपका किसका है, ये वैल्यू आपका आउटसाइड का है। तो इनसाइड और आउटसाइड की वैल्यूज आपके पास निकल कर आ गई। यहां से अगर आप ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आपका यहां पे ग्राफ कैसा है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद r। इस जगह b r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस जगह कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों के जब ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा तो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था साहब, देख लीजिए।
ये आपका V है और ये आपको R का वैल्यू शो करेगा। तो ग्राफ देखो भैया कैसा बनेगा, जब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा इनसाइड के केस में, तब वैल्यू आपकी जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसी जाएगी सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब बात करेंगे आउटसाइड की तो कैसा है? इनवर्सली। तब आपका ग्राफ कैसा जाएगा? हल्का सा बेंड होके ऐसा जाएगा। ठीक है जी, ठीक। तो देख लो ये वाला जो वैल्यू है वो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद R वाला शो करेगा, ये वाला जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद दी R को शो करेगा, और ये वैल्यू आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ये ग्राफ आपके पास बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये इस ग्राफ को आप स्टडी कर लीजिए, ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही ये आप इस तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बढ़ जाएं, आगे की तरफ बढ़ जाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे देखो क्या कह रहा है। अगले की बात कर लेते हैं। डायमैग्नेटिक की बात हो रही है, पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है, फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल आ जाते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट आ जाते हैं, जहां पर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही है। तो मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये जो ग्राफ्स आपको बने हुए हैं ये आपके सस्पेसिबिलिटी पे बने हुए हैं। ठीक है, सस्पेसिबिलिटी पे आपके बने हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं सस्पेसिबिलिटी क्या होती है। तो सस्पेसिबिलिटी की जब आप लोग बात करते हैं तो इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ओवर द मैग्नेटाइजेशन फोर्स। ठीक है, ये आपके पास बन जाता है। H क्या है? आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। H क्या है? आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। और I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ओवर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जब हम बात करते हैं, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ सस्पेसिबिलिटी। सस्पेसिबिलिटी की वैल्यू ही डिपेंड करती है कि कौन सा करेक्टर आपका डाई है, कौन सा पैरा है और कौन सा आपका फेरो है। ठीक है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा हो तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं, आपका वन शॉट पड़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो में आपको सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे कि उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो जाकर इसकी प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। अगर सस्पेसिबिलिटी का वैल्यू आपका नेगेटिव होता है सर, तो वैल्यू होती है डायमैग्नेटिक की। फॉर एग्जांपल आपको इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में बड़ा पूछा जाता है, कहता है -2.0 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला गिवन है मैग्नेटिक फील्ड। बताओ मटेरियल कैसा होगा? तो मैग्नेटिक कैसा होगा? नेगेटिव सर वैल्यू लिखी हुई है, तो नेगेटिव जब वैल्यू होगी तो वैल्यू कैसी होगी? डायमैग्नेटिक। सस्पेसिबिलिटी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो आपका क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। और जब सस्पेसिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी होती है और पॉजिटिव होती है, तब वैल्यू कैसी होती है आपकी? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, यहां नेगेटिव पॉजिटिव होता है और पावर माइनस है तो डाई या पैरा होंगे। लेकिन अगर वैल्यू ये जो है वो आपके पॉजिटिव के, मतलब ये 0 के करीब है या इससे बड़ी है, तब सब्सटेंस कैसा होगा? तब होगा आपका फेरोमैग्नेटिक। बात को आपको समझ में आ गया जी। ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया वैल्यू आपकी नेगेटिव है, वैल्यू जब आपकी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा जाएगा भैया? आपका डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू आपकी नेगेटिव शो हो जाएगी, सस्पेसिबिलिटी आपकी नेगेटिव है। समझ गए? यहां पर जो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन रहता है वो डायरेक्टली का रिलेशन रहता है। ये बात आपको यहां पर नोट करने लायक है। समझ गए? वहीं पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं और हम बात कर लेते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो दोनों ही केसेस में टेम्परेचर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिनकी वजह से इनका जो ग्राफ है वो कैसा होता है? कर्व होता है। वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर इनका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। सिमिलर विद दिस, इनका ग्राफ भी आपका कैसा है? आपको कर्व नजर आ रहा है। और कैसे क्वाड्रेंट में नजर आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो ये ग्राफ आपके किसके बिहाफ पर रहे? ये आपके मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बिहाफ पर आपके ये ग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए जरा इन चीज को लिए भी आप बढ़िया तरीके से देख लिया। चलिए आगे की तरफ बढ़े भाई, क्या हम आगे की तरफ बढ़े? चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए अगला ग्राफ हमसे क्या कह रहे हैं? ओहो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपके सामने ये बनकर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपके सामने ये बनकर आ गया है। चलिए इस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। इस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या आपसे कह रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इसको जरा मैं मिटा देता हूं। ये वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है यहां पर। ठीक है, चलिए सर देख लीजिए क्या है। चलो बात कर लेते हैं इस चीज पर। ये जो आपको यहां पर गिवन है, ये जो चीज आपको यहां पर नजर आ रही है, किस चीज की है?
सर ये जनरेटर को शो कर रहा है, एसी जनरेटर को शो कर रहा है, ठीक है। बोले सर ये एसी जनरेटर को शो कर रहा है, ठीक है। सर ये जो आपको यहाँ पे सर आप ये दिखा रहे हैं हमारे लिए, सर ये आर्मेचर है, सर ये जो आप हमारे लिए दिखा रहे हैं सर ये आर्मेचर है, जो आर्मेचर हमारा सर रोटेट करेगा, ठीक है, जो आर्मेचर सर हमारा रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सर हम इसका टॉर्क भी निकालते हैं, जी बिल्कुल निकालते हैं, हम इसका टॉर्क भी निकालते हैं, जी बिल्कुल निकालते हैं हम इसका टॉर्क। यहाँ पर ये जो स्टेजेस आपको शो हो रही है सर, इस स्टेजेस में आपको एक ग्राफ गिवन है। पैसा कैसे ग्राफ गिवन है, जब ये आर्मेचर आपका नॉर्थ टू साउथ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका बना हुआ है, तो नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रांसफर हो रही है, जो की चीज आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन से नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब बीच में आपका आर्मेचर रखा हुआ है, मान लेते हैं आर्मेचर ये रखा हुआ है ABCD या फिर PQR, ठीक है। जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही इसके अंदर करंट आपका क्या होगा, इंड्यूस होगा, ये आपका पलटना स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब भी कभी आपके मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कोई भी चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, वो चार्ज अपने ऊपर मैग्नेटाइजिंग फोर्स फील करता है। जब वो मैग्नेटिक फोर्स अपने ऊपर फील करेगा तो क्या करेगा भैया, वो उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करते हैं, चार्ज को फेंकते हैं, तो इट फील्स अ टॉर्क, वो अपने ऊपर क्या फील करता है, वो अपने ऊपर सर टॉर्क फील करता है, ठीक है, उसके ऊपर सर टॉर्क लगता है। तो जब टॉर्क लगता है तो टॉर्क करने पर वो क्या करता है, वो सर्कुलर पाथ को अटेन करेगा और वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा स्टार्ट, ठीक है सर। अब माना वो ऐसा था, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, या फ्लेमिंग्स राइट हैंड का रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, और उसको हम बता देंगे फोर्स किस साइड में लगेगा। अब माना ये जो है ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट करेगा, तो ऐसे था पहले 90 डिग्री, अब ऐसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, तो 90 डिग्री का एंगल, फिर ऐसे हो गया, अब कितना हो गया 180, अब फिर से ऐसे रोटेट करेगा 270, और फिर रोटेट करके कैसा आ जाएगा सीधा, मतलब 360। तो पहला जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से यहां से यहां बनेगा, कैसा, फर्स्ट हाफ में जो आपका वैल्यू बनेगा, वो फर्स्ट हाफ में वैल्यू आपका कैसा रहेगा, इससे शो कर देता हूं। फर्स्ट हाफ में जो आपके पास वैल्यू बनेगा T/2 टाइम में, वो आधा साइकिल बनेगा, मतलब यहां से उल्टा जाएगा, ठीक। फिर आपका हाफ टाइम में कितना लेगा, फिर आपका इस तरीके से घूम के फिर वापस घूम के कैसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा। तो हाफ साइकिल में जब ये घूमेगा तो घूमने के बाद एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट आपका राउंड, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो T टाइम में आपका यहां पर क्या करेगा, लगा देगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका आर्मेचर जब कंटिन्यू घूमना स्टार्ट करेगा तो कंटिन्यूटी के हिसाब से वो हमारे करंट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। यहां से अगर मैं वैल्यू, यहां से जो वैल्यूज की आपसे बात की जाती है, वो वैल्यूज की बात की जाती है किस चीज की, आपसे EMF की। तो EMF यहां से कितना आपका प्रोड्यूस हो जाता है, वो हो जाता है आपका NAB ओमेगा साइन ओमेगा T। ये आपका यहां से EMF निकालने का प्रोसेस हो जाता है। यहीं से अगर आपसे करंट की वैल्यू, मतलब E का वैल्यू पूछता है, तो E का जो वैल्यू यहां पे लिया जाता है वो E0 साइन ओमेगा T लिया जाता है, ठीक है। करंट की बात कर लेते हैं I की, तो यहां से I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा T आपका लिया जाता है, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी यहां से हो जाती हैं। ये जो इक्वेशंस हैं वो EMF की और करंट की आपके यहां से रहती हैं। जो मेन कंक्लूजन सर EMF का निकल कर आता है वो यहां से ये निकल कर आता है NAB ओमेगा साइन ओमेगा T। इसमें आप वैल्यूज पुट कर आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं EMF प्रोड्यूसिंग बाय अ AC जनरेटर। बात समझ में आ गई आपके लिए जी, गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इस बात का, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएं। चलिए अगला हमसे कह रहा है अल्टरनेटिंग करंट की बात हमसे यहां पे कर रहा है, वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर और वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर ओनली। चलिए रजिस्टर्स की बात कर लेते हैं, इंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो जब रेजिस्टेंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जरा चीजों को जरा ध्यान से समझिएगा जरा। क्या, जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज का हमारा जनरल इक्वेशन टर्म क्या रहता है, V0 साइन ओमेगा T। और वहीं अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं तो करंट में क्या रहेगा आपका I0 साइन ओमेगा T। कहने का मतलब ये है वोल्टेज करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं और ये सेम ही फेज के अंदर आपके ड्रॉन होते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेम होने की वजह से इन दोनों के जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं। जैसे कि आप कर्व में, आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, वोल्टेज और करंट का जो वैल्यू आपको यहां पर शो हो रहा है वो देखिए किस तरीके से शो हो रहा है। येलो कलर से मैं यहां पे करंट की वैल्यूज को शो कर रहा हूं, ठीक है। वहीं मैं ब्लू कलर से शो कर दे रहा हूं आपके लिए किसका वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू। तो देखो वोल्टेज का वैल्यू जो है वो करंट से ऊपर रहता है, जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड है भैया, ये तो है ना, ये इसका वैल्यू बड़ा रहेगा। तो ये आपका V है और ये आपका क्या है, करंट है। दोनों वैल्यूज आपके एक साथ चल रही है, इट शोज यू द वैल्यू ऑफ
रेजिस्टेंस, ये आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पर बनाकर देंगी, ठीक है। वहीं अगर मैं इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो इंडक्टेंस में मैं आपको एक बात बता देता हूं क्या, कि इसके अंदर जो आपके वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। वोल्टेज करंट से कितना ऊपर होते हैं, पाई बाय 2 ऊपर होते हैं। तो अगर मैं यहां से आपके करंट की बात कर लेता हूं तो करंट का इक्वेशन अगर मैं यहां से आई नॉट साइन ओमेगा टी लेता हूं, कितना लेता हूं, साइन ओमेगा टी ले लेता हूं, ठीक है। तो 90 डिग्री हमको जोड़ना पड़ेगा किसके अंदर, वोल्टेज के अंदर। तो बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाय 2। तो वोल्टेज आपका 90 डिग्री ऊपर से स्टार्ट होगा, करंट आपका कहां से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री नीचे से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इस फेसर डायग्राम के हिसाब से आपके सामने बात करता हूं, इस फेसर डायग्राम पे, तो इस फेसर डायग्राम पर वैल्यू देख लीजिए क्या लिया गया है। आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका आपके सामने क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आप वोल्टेज के वैल्यू को फिक्स कर दें, कर दिया आपने, करंट यहां से 90 वोल्टेज आपका यहां से कितना ऊपर है, 90 डिग्री ऊपर है, तो करंट में से 90 डिग्री माइनस कर देते हैं। बात तो वही पड़ेगी ना, चाहे वोल्टेज को 90 डिग्री बढ़ा दो, चाहे 90 डिग्री करंट को घटा दो, बात वही रहेगी ना। तो यहां से क्या कर लेते हैं, करंट को कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। तो देख लीजिए वोल्टेज की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए यहां पे वोल्टेज का वैल्यू को फिक्स किया गया है ये करके, ये आपकी वोल्टेज का वैल्यू है, किसका वैल्यू आपका यहाँ पे, वोल्टेज। वहीं पर अगर मैं करंट की वैल्यू की बात कर रहा हूं तो देखिए 90 डिग्री नीचे से यहां पर देखिए करंट के वैल्यू को स्टार्ट किया गया है, और ये किसका वैल्यू है, आपका करंट का। आप अगर इसके हिसाब से फेजर डायग्राम चाहते हैं तो मैं इसके हिसाब से फेजर डायग्राम बना दे रहा हूं आपके लिए। कैसे बनेगा, देखो फेजर डायग्राम इस चीज के लिए, देखो फेजर डायग्राम आपका कैसा बनेगा। देखो सर फेजर डायग्राम मैं इसकी चीज के लिए आपके लिए बना दे रहा हूं। देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पे थोड़ा सा स्पेस मैं ले लेता हूं, इस बात को मैं मिटा देता हूं। देखो फेजर डायग्राम, ठीक है। चलिए देखिए वोल्टेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर है, तो 90 डिग्री ऊपर से आप यहां से वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, कर दिया आपने बढ़ाना स्टार्ट। वहीं पर बात कर लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, करंट की। तो करंट कितना है, 90 डिग्री नीचे है, तो करंट की बात करेंगे यहां से। तो ये आपका करंट हो जाएगा, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। देख लीजिए करंट आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल पॉइंट से, और ये आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग फेसर डायग्राम आप ये ले लीजिए, और ये जो मैंने आपकी लिखी थी उसके हिसाब से आपका फेसर डायग्राम वो वाला है, ठीक है। समझ गए आप बात के लिए, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। बोले वो सर थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया, हाँ बेटा वो थोड़ा सा मैंने फिक्सअप किया था, इस वजह से थोड़ा सा कंटेंट जो है वो आपको ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन फिलहाल में ये आपकी जो वैल्यूज हैं वो रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके हिसाब से जरा देख लीजिए, मैं एक बार जरा इसको एडजस्ट कर दूं जरा मैं एक बार इसके लिए। चलिए बढ़िया आ गया, खूबसूरत आ गया। चलो फटाफट से ले लो जरा इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जरा इसका, ले लिया। चलिए आगे बढ़े, गुड शाबाश। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है, वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर ओनली। तो कैपेसिटर की सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय करंट 90 डिग्री। आपके जो वोल्टेज होते हैं वो करंट से 90 डिग्री कम होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। तो देख लीजिए अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, करंट के वैल्यू को आपको फिक्सअप करता हूं, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो वोल्टेज का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन 90 डिग्री कम करना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2, आपके पास ये बन जाएगा। अगर आप सिचुएशन को दूसरी तरीके से देख लीजिए, आप क्या कर दीजिए, आप वोल्टेज को फिक्सअप कर दीजिए। जब वोल्टेज फिक्स करेंगे तो करंट जो है वो 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, तो आप करंट में 90 डिग्री जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, देख लीजिए कैसे जोड़ेंगे। ये वाला जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। इसी बात को आप दूसरे ढंग से कैसे लिखेंगे, आप करंट में 90 डिग्री, करंट जब 90 डिग्री बढ़ा है तो करंट में आप क्या कर दो, 90 डिग्री जोड़ दो। करंट में आपने 90 डिग्री जोड़ दिया, और वोल्टेज में वोल्टेज को रिमेन सेम छोड़ दो।
यहां पे हमने करंट को ये लिया तो वोल्टेज में 90 डिग्री माइनस कर लिया। अब ये छोटा ही तो है, तो अगर वोल्टेज को आप ये ले रहे हैं तो इसमें करंट में जोड़ दो, बात तो वही पड़ेगी सर आपके लिए। ठीक है, आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ग्राफ सर ऐसे ही बनेगा। वो आपने क्या किया है, इसमें आपने इस वाले ये वाला जो है इसका ग्राफ ये बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें देखिए वोल्टेज को आपने फिक्सअप कर रखा है, ये जो है वो आपका वोल्टेज जो है वो फिक्सअप है, ये जो है ये आपका वोल्टेज फिक्सअप है। तो आपके फिर करंट का वैल्यू जो है वो कैसा रहेगा, 90 डिग्री ऊपर से रहेगा। कैसा रहेगा सर, 90 डिग्री ऊपर से रहेगा। बन गया 90 डिग्री ऊपर से। अब सर अगर ये सिचुएशन ले रहे हैं सर तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो बता देते हैं भैया कैसा ग्राफ बनेगा अगर ये वाली सिचुएशन आप ले रहे हैं तो। ठीक है, चलो देखो भैया, वोल्टेज की बात कर ले रहे हैं। वोल्टेज इसमें कैसा है, 90 डिग्री नीचे से है, तो -1 से इसके वैल्यू को स्टार्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, कर लिया। करंट कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से। ये ग्राफ हो जाएगा, उस वाले सिचुएशन का ये ग्राफ हो जाएगा। समझ के बात के लिए, तो ये इनके फेसर डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन इस एलसीआर सर्किट से बनता है, मतलब तीनों सर्किट को यहां से मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है एलसीआर सर्किट से, जहां से रेजोनेंस का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, इसका प्रूफ आपसे पूछा जाएगा, इंपीडेंस ट्रायंगल पूछा जाएगा, रिएक्टेंस के ब्याह पर क्वेश्चन करा जाएगा। और इस चैप्टर में एलसीआर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा चैप्टर है ही इसी के ऊपर डिपेंडेबल, इन तीनों सर्किट के ऊपर ही डिपेंडेबल है। तो एलसीआर से क्वेश्चन यहाँ पे बनना जरूरी है, जिसके लिए फेसर डायग्राम आपसे आना यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, आई होप आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए रेजोनेंस का नाम भी है, रेजोनेंस हाजिर। रेजोनेंस की बात कर लेते हैं, तो यहां से आपसे क्वालिटी फैक्टर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपसे, यहां से क्वालिटी फैक्टर। तो मैं आपको बता देता हूं, क्वालिटी फैक्टर की जो आप यहां पे बात कर रहे हैं, क्यू की जो बात कर रहे हैं, इसका रिलेशन आपका क्या रहता है, Q = 1/R√L/C, जो कि यहां पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, अगर रेजोनेंस में मैं फ्रीक्वेंसीज की बात करता हूं, तो फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसी एट इंडक्टेंस सर्किट मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज एट कैपेसिटेंस सर्किट। ये सिचुएशन आपकी होगी जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट की दोनों की सेम होंगी, तभी जाकर ये सिचुएशन अराइज होती है रेजोनेंस की। ठीक है जी, जब ये दोनों चीजें आपकी बैलेंस होती हैं, दोनों चीजें आपकी मैनेज होती हैं, तभी जाकर ये चीज अराइज होगी। और अराइज होने पर आपके पास जो यहां से वैल्यू बनती है फ्रीक्वेंसी एट लीनियर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, जो वैल्यू आपकी बनती है वो कितनी बनती है, 1/2π√LC। ये वैल्यू आपके पास बन के तैयार होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस की। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर बन जाता है आपके पास, और ये वाला सिचुएशन जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देता है एट रेजोनेंस। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो ग्राफ आपके सामने आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, उसमें ये जो वैल्यू आपके पास है ये आपके करंट की बात करेगा, ये ऊपर वाला जो है वो आपका करंट की बात करेगा, नीचे वाला जो है वो आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। तो ये वाला जो ग्राफ आपको यहाँ पर वैल्यू शो करेगा, ये वाला ये आपका डोम बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका वेल लाइक स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस का। अब ये कैसे बनता है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, ये जो बड़ा वाला आप हीप देख रहे हैं, ये जो बड़ा वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब रेजोनेंस का वैल्यू आपका ग्रेटर होगा, रेजिस्टेंस का जब वैल्यू आपका ग्रेटर होगा, ठीक है, तब क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू आपका मिनिमम होता है। रेजिस्टेंस आपका हाई होगा तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू मिनिमम होगा। आप इस रिलेशन से यहां पे देख पा रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ। तो जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्वालिटी फैक्टर कैसा होगा सर, डिक्रीज होगा। ये जो छोटा वाला वैल्यू आप यहां से अब देखेंगे, ये वाला जो ग्राफ आप यहां से देखेंगे, ये वाला रेड वाला, ये वाला जो आपने ग्राफ देखा है, इस ग्राफ की अगर मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं तो इस ग्राफ का वैल्यू जो है सर वो R = 10 ओम का है, मान लेते हैं सब। ठीक है, तो जब आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेजोनेंस का ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो से आपसे इस चीज पर बात करता है। ये आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए भाई। ये क्वालिटी फैक्टर है और ये आपका वेलोसिटी एट रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस है। दोनों चीजों को आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये ग्राफ आपके सामने प्लॉट हो जाएगा। तो जितना छोटा आपके पास ग्राफ बनेगा उतना ही बड़ा आपका क्वालिटी फैक्टर होगा। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये ग्राफ उस चीज के ऊपर है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये जो आपको इक्वेशंस आपको सॉरी ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आपकी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, जब ये दोनों आपकी वेव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, देन इन द अनदर कोऑर्डिनेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द अनदर वेव कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहलाती हैं वो? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक है जी, ठीक है ना जी। जी, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आपकी ट्रैवल कर रही होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब एक थर्ड क्वाड्रेंट में एक नई एक वेव का आपका जन्म होता है, एक प्रोडक्शन होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। इवन ये चलने के लिए मटेरियल मीडियम की भी इनको जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम्स के अंदर भी इजीली ट्रैवल कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ट्रैवल कर सकती हैं। तो ये कब प्रोड्यूस होती है? तभी प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी वाई एक्सिस में है। किसमें है? वाई एक्सिस में है। तो मैं आपको यहां से बता देता हूं, तो जो प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये जो प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इट शुड बी इन जेड एक्सिस। ये किस में होगा? जेड एक्सिस में होगा। एक्स के लिए आई कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप। तो आई और जे के जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन यू फाइंड अ के, और इसी के डायरेक्शन में आपको जब आप आई और के का क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तब आपको क्या मिलता है? के कैप मिलता है। आई कैप जे कैप का जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस वेक्टर करते हैं, तब आपको क्या मिलता है? के कैप मिलता है। ये के कैप ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डायरेक्शन का प्रोपोगेशन का कारण बनता है। तो जब भी कभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जन्म होता है। और ये जो आपके पास यहां पर बन के दिखा रहा है, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम है, जिसके बेस पर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हर साल रहते हैं एग्जामिनर की साइड से। तो ये जो आपका प्रोडक्शन यहां पर है, उस प्रोडक्शन में आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। तो उसके जो थर्ड क्वाड्रेंट बचता है, माना ये एक्स और वाई मैंने ले लिया, हो सकता है वाई और जेड हो सकता है भैया आपका एक्स और जेड हो। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास मिलता है विच इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर विद दीज टू डायरेक्शंस, तो ये जो परपेंडिकुलर आपका डायरेक्शन है, इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके जी, देख लीजिए इसको, देख लीजिए, आगे बढ़े। चलिए अगला जो आपको यहां पे नजर आ रहा है रे ऑप्टिक्स से, ये आपके पास ग्राफिक नजर आ रहा है। अब आपको सर ये ग्राफ कहां का है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये ग्राफ आपके पास निकल कर आया है डिस्पर्जन ऑफ लाइट से। कहां से आया है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स के अंदर आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, जहां पर आपके प्रिज्म से आपकी एक रे इंसिडेंट करती है। इंसिडेंट करने के बाद आपका यहाँ पे एमर्जेंट रे बनता है। जब आप इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को आपस में मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका एंगल का फॉर्मेशन होता है, वो एंगल एमर्जेंट रे से आगे तक ड्रॉ करो, इंसिडेंट रे को आगे तक ड्रॉ करो। इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको यहां पर गिवन है, ये ग्राफ आपको एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का ही एंगल आपको यहां पर गिवन है। तो मैं आपको यहां पे वैल्यूज बता देता हूं। वैल्यूज आपकी क्या रहने वाली हैं, तो देख लीजिए ध्यान से। ये जो आपका डेल है होता है मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन या फिर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर ले रहे हैं, तो ये कितना होता है? 2i माइनस ए होता है। कितना होता है? 2i माइनस ए होता है। आई और डेल के बीच का ये रिलेशन आपको यहां पर शो हो रहा है। तो इस जब ये कनेक्शन आपके सामने शो हो रहा है, तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। ये आपका डेल का वैल्यू है इधर वाला, और ये आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है इधर वाला। तो ये जो ग्राफ आपका बनता है, वो ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहां पर बनकर आती है। ये वैल्यूज आपको क्या शो करती हैं कि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, ये वाला, ये पॉइंट सिमिलर टू द इंसिडेंट एंगल और आपके एंगल ऑफ डेविएशंस को शो करते हैं। जो मिनिमम वैल्यू आपको शो कर रहा है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा,
ठीक है, तब आपका एंगल ऑफ डेविएशन आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज आपकी ग्रेटर होती हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा होता है तो वैल्यू आपकी बढ़ जाती हैं। जब उसके इस वैल्यू के बाद फिर से आपका इंसिडेंट एंगल बढ़ता है तो वैल्यू आपकी फिर से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर बात करते हैं तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इक्वल्स टू क्या रिलेशन बनता है? साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और अपॉन में साइन ए अपॉन 2। इस रिलेशन से हम लोग किसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्नेल्स लॉ को, मतलब म्यू के वैल्यू को। एंगल ऑफ डेविएशन आपका ये रहा, ठीक है, आपका इंसिडेंट एंगल है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, यहां से म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जब रिलेशंस की बात आती है तब हम इन चीजों को इस्तेमाल यहां पर करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी एक रिलेशन होता है सर। अगर मैं आपसे बात करूं तो डेल एम इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 ए होता है। क्या होता है आपका? डेल एम इक्वल्स टू, ये रिलेशन आपके पास होता है, म्यू माइनस 1 ए एक रिलेशन आपके पास होता है। तो इन रिलेशंस के ब्याह पर ही आपके पास ये क्वेश्चन बनकर आती है। तो ये वाला जो ग्राफ आपके सामने प्लॉट हुआ है, इस ग्राफ को आपको यहां से स्टडी करना होता है, जो कि आपके एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट रे के बीच में आपका ये ग्राफ शो करता है। इन तीनों के ही ब्याह पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है इस साल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको डेरिवेशन देखने को मिल जाए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से ये वाला इक्वेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में यहां से पूछा जाता है। समझ गए बात के लिए? ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कहता है? देखो यहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की यहां से आपसे बात कर रहा है। तो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये ग्राफ आपको यहां पर शो हो जाता है। ये ग्राफ आपको यहां पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा सा आपका ये डिम है। ये जो वैल्यूज आपको यहां पे नजर आ रही हैं, ये आपकी पाथ लेंथ की वैल्यू है। किसकी है वैल्यू? पाथ लेंथ की, जिसको एक्स से डिनोट करूंगा मैं। किससे डिनोट करूंगा? जिस वैल्यू को मैं एक्स से डिनोट करूंगा, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू है आपकी, ठीक है। ऊपर की तरफ आपकी किसकी है? ये आई की वैल्यू है, मतलब आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू है, ठीक है। ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके का आपका ग्राफ रहेगा। बोले सर ये ग्राफ कब बनेगा? तो मैं आपको बता देता हूं ये ग्राफ किस तरीके से यहां पे प्लॉट हो रहे हैं। ग्राफ ये जो आपके यहां पर इस जगह जो प्लॉट हो रहे हैं, वो मैं आपका प्लॉटेशन यहां पे दिखा देता हूं। एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, चलो मूव कर लेते हैं इसको हल्का सा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अच्छा देखो जरा, चलो इसका प्लॉटेशन मैं आपको दिखा देता हूं एक बार करके। चलिए इसको एक बार मैं मिटाल देता हूं, मिटालने के बाद इधर साइड में आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो है ये आपका पाथ डिफरेंस शो हो रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू शो कर रहा है। ये आपका यहां पर इस तरीके से ऐसे वैल्यू बनेगा, ठीक है। ये आपका आई है। तो ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है, वो ग्राफ आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पाथ डिफरेंस के बीच में बना हुआ है। तो जब यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात होती है, तो मैं आपको यहां से बता देता हूं, दो तरीके के केसेस बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के केसेस बनते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट सोर्सेज से बनते हैं। जब भी कभी दो सेम वेवलेंथ के सोर्सेज की आपकी लाइट जब कन्वर्ज होती है, मतलब उनके क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ के जब मिलते हैं, तो आपके यहां पर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। और जब किसी का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मिलता है, तब यहां पर आपके डिस्ट्रक्टिव केसेस बनते हैं, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के आपका एप्लीकेशन बन जाता है। तो आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ब्याह पर यहां पर जो आपके सामने बना हुआ है, वो एक ग्राफ यहां पर दिया हुआ है यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के ब्याह पर। तो अगर मैं इस चीज को लेकर चलता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, जो आपकी क्या बनती हैं? ब्राइट फ्रिंजेस, उसी के ब्याह पर मैं आपको यहां पर पाथ डिफरेंस बता देता हूं। तो पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या रहता है? आपका एन लैम्डा रहता है। कितना रहता है सर आपका यहां पर? एन लैम्डा रहता है। तो पूरी की पूरी अगर मैं आपसे यहां से बात कर ले रहा हूं, तो एन लैम्डा डी अपॉन डी आपका पूरा वैल्यू यहां से निकल कर आ जाता है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ठीक है जी। वहीं अगर मैं बात कर ले रहा हूं आपसे डार्क फ्रिंज की, तो डार्क फ्रिंज के हिसाब से जो आपका वैल्यू रहता है यहां पर, वो कितना रहता है? वो x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रहता है। पूरी बात कर लेता हूं ओवरऑल, तो d अपॉन डी, ये दो आपके पास वैल्यूज यहां पर निकल कर आ जाती हैं। किस चीज के लिए? ये वैल्यू रहती है ब्राइट इंटरफेरेंस के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। ये वैल्यू रहती है आपके लिए डार्क फ्रिंज के लिए, मतलब डार्क इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। दोनों के कंक्लूजन को जब मैं निकालूंगा, तो यहां से जो आपकी फ्रिंज ब्रेथ होती है,
यहां से जो फ्रिंज ब्रेथ रहती है उस फ्रिंज ब्रेथ का फॉर्मूला आपके लिए क्या बन जाता है, वो बनता है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। क्या रहता है, वो रहता है लैम्डा डी अपॉन डी का रहता है। तो ये लैम्डा डी अपॉन डी का जो वैल्यू बनता है उसी के बिहाफ पर ये पार्ट डिफरेंस का जो वैल्यू है वो पार्ट डिफरेंस के वैल्यूज के हिसाब के आपके पास ये कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ बनकर निकल कर आता है। ये ग्राफ आपका रेज होता है टू शो द वैल्यूज ऑफ द ब्राइट टू द डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, ब्राइट से डार्क फ्रिंजेस के बीच की ये बात कर रहे होते हैं आपसे। तो ब्राइट और डार्क इंटरफेरेंस के हिसाब से, फ्रिंजेस के हिसाब से आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के केस बनते हैं और ये ग्राफ आपको उसी चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्रिंज ब्रेथ निकालने के आपके पास ये तरीके होते हैं। फ्रिंज ब्रेथ का फॉर्मूला आपके पास ये रहा। इनसे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो उनके फॉर्मूलाज आपके पास ये रहेंगे। समझ रहे हैं बात के लिए आप जी? आगे की तरफ बढ़े, चलिए बात आपको समझ आ गई। ग्राफ जो है ग्राफ इंडिकेट कर रहा है ब्राइट और डार्क चीज के लिए। ब्राइट और डार्क के फॉर्मूलाज ये रहे निकालने के लिए, जिनकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एन। समझ के बात के लिए जी। अगला जो हमारे पास है वो डिफ्रैक्शन से है। कहां से है, वो आपका डिफ्रैक्शन से है। देखिए ग्राफ अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ग्राफ का वैल्यू जो है वो इस तरीके से आपके लिए यहां पर शो हो रहा है। ये ग्राफ का वैल्यू आपसे क्या कह रहा है, अगेन इट शोस यू द वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, फ्रेंसल के थ्रू किया गया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेंसल के थ्रू किया गया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको ये बात बता रहा है। ये जो ग्राफ है वो डिफ्रैक्शन के फ्रेंसल के सिंगल स्लिट से आपको दिया हुआ है, जहां पर दो तरीके के केसेस बनते हैं। जैसे यंग्स के में दो तरीके के केस बने थे बच्चा, कौन कौन से बने थे, एक बना था ब्राइट का और एक बना था आपका डार्क का। सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपके पास दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है सेकेंडरी मिनिमा का और एक केस बनता है किसका, सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा पर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर। तो मैं आपको बता दूं, जो केस आपका उधर ब्राइट का रहता है, ब्राइट फ्रिंज का, वो केस इधर सेकेंडरी मिनिमा का होगा। जो केस यंग्स के डार्क फ्रिंजेस का है वो यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा का होता है। मतलब थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है। देखो कैसे होगा, सेकेंडरी अगर हम लोग यहां पर मिनिमा की बात कर लेते हैं तो मिनिमा के केस में ये वैल्यूज आपकी क्या हो जाती हैं, ए साइन थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा। जो बात मैंने आपसे पीछे बोली थी, क्या बोली थी कि एन लैम्डा का व्यात यहां पर मैंने बोला था, ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए मैंने आपसे यहां पे एन लैम्डा बोला था। सिमिलरली वो बात यहां पर किसके लिए आ गई है, सेकेंडरी मिनिमा के लिए आ गई है एन लैम्डा के साथ। ठीक है, बात अगर करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा के साथ तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी भैया, साइन थीटा एन, ए साइन थीटा एन 2n+1 लैम्डा बाय 2। ये वैल्यू आपके लिए शो करेगी किस चीज का वैल्यू, ये वैल्यूज आपको शो करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा, ये वैल्यूज आपको शो करेंगे सेकेंडरी मिनिमा। तो ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये जो ग्राफ आपके पास है वो आपसे थीटा और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में बना हुआ है। किसके बीच में, थीटा बोले तो साइन थीटा का वैल्यू जो है, जो ग्राफ आपका फ्रेंसेल का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो फ्रिंज ब्रिज को शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमम के जो पॉइंट हैं वो बन रहे हैं, वो पॉइंट पे थीटा की बात हो रही है। तो देख लीजिए थीटा का वैल्यू जैसे जैसे आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, इस पॉइंट पर जाकर जब ये जीरो था उस समय पे जाकर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो थी वो आपकी मैक्सिमा थी। उसके बाद सारे ही केसेस में आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो आपकी क्या हो गई है, कम होती चली गई है ड्यू टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन चीजों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज को पुट कर। समझ गए, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे यहां पे देखो क्या कह रहा है, बात कर रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। देखो अगर टॉपिक आपको बड़ा लग रहा हो ठीक है, इसको फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन बेटा देखिएगा जरूर, क्योंकि टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे चैप्टर के मैं आपके लिए यहां पर क्या लेकर आया हूं, आपके लिए पूरे चैप्टर्स के ग्राफ लेकर आया हूं और यहां से 10 नंबर पक्के करा के जाऊंगा मैं आपके लिए। क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल छोड़ना नहीं, जरूर लाइक करिएगा। 30 लाइक्स का हम लोग आपसे एम करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सबका फायदा हो पाए। चलिए डुअल नेचर की बात कर लेते हैं। पहला ग्राफ जो आपका रहेगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रहता है। तो हम यहां से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था तो साफ साफ हमको एक बात बताई गई थी। क्या बताई गई थी, बोले भाई देखिए ये आपका ग्लास ट्यूब है, ठीक है,
ये आपका ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में ये आपकी कैथोड की प्लेट है और ये आपकी किसकी प्लेट है, एनोड की प्लेट है। तो कैथोड और एनोड की प्लेट, ये कैथोड की प्लेट है और ये आपकी किसकी है, एनोड की प्लेट है। ठीक है जी, इसका कनेक्शन किससे कर देते हैं हम लोग, किसी एक्सटर्नल सोर्स से कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए जरा। अब आप क्या करते हैं, इस पे लाइट को फॉल डाउन करा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे लाइट को फॉल डाउन करा दिया। जब लाइट को फॉल डाउन कराते हैं कैथोड पे से, तो कैथोड में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में ये बात बताई गई थी। ठीक है, हर्ट्ज के लेनार्ड्स के एक्सपेरिमेंट में जब इस बात को बताया गया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस बीच में आपके देखो पाथ ऑफ द करंट इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है एंड द करंट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन से बनता है उसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया जब इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड की प्लेट में जाना स्टार्ट हो गए, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो समझिए जरा बात के लिए, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से निकलना स्टार्ट होंगे और जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलना स्टार्ट होंगे उतने ही तेजी से क्या बनेगा, आपका करंट बनेगा। उतनी ही तेजी से आपका यहां पर क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो उसी वजह से आपका करंट का और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, डायरेक्टली हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो आपका कैसा नजर आएगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन का नजर आएगा। कैसा नजर आएगा सर, आपको स्ट्रेट लाइन का नजर आएगा। समझ गया बात के लिए जी। चलिए अगले ग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहां से आप लोग लिख लीजिए कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका यहां पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए, ठीक है। चलिए आगे इधर बढ़ जाते हैं। अगला ग्राफ देखो आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जो डायग्राम अभी आपको मैंने पीछे समझाया था उसी डायग्राम के भाग पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये चीज क्या है, ये जो बी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जाकर आपका किसी भी तरीके का फोटो एमिशन नहीं हो रहा होता है। ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपका किसी भी तरीके का फोटो एमिशन नहीं होता है। तो फोटो एमिशन देखो कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। मान लेते हैं ऐसा थोड़ी है कि आपने सीधे लाइट डाली और एकदम से निकलने स्टार्ट हो गए, नहीं सर, कुछ तो समय लगेगा। एग्जाम्पल, बर्नर पे पानी गर्म होने रखा है, गर्म पानी पीना है मेरे को, गर्म पानी होने रखा है, तो ऐसा थोड़ी रखते ही गर्म हो गया सर, कुछ तो समय लेगा ना। वही समय यहाँ पर है, वही समय यहां पर है। कैसा समय है, समय ये है कि जब आप लोग बात कर रहे हैं यहां पर, जैसे आप फॉल डाउन कराएंगे यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, यहां पर जब आप लाइट को फॉल डाउन कराएंगे तो वो लाइट कुछ समय लेगा आपका, यहां पे ये जो मेटल का प्लेट है ये कुछ समय लेगा अपने आप को हीटअप करने में, और उसके बाद जैसे ही वो उसको देखकर एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा मैं आपको बता दूं। जैसे जिंक की प्लेट है, ठीक है, आपके क्या करती हैं, आपकी जिंक की प्लेट यूवी रेडिएशन को देखकर आपकी क्या हो जाती है, एकदम से तैयार हो जाती है, निकलना स्टार्ट हो जाता है इनके अंदर से आपका क्या सॉरी क्या हो जाते हैं, आपके इंसिडेंट रेज हैं, इनसे आपकी रेज जो है फॉल डाउन होते ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। वही बात आपके यहां पर की जा रही है, क्या करी जा रही है कि जब आपके यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जब निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ तो समय लगेगा। तो जिस समय में ऐसा नहीं हो रहा होता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, वही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटेंसिटीज ऑफ लाइट को बदल रहे हैं। जब इंटेंसिटीज ऑफ लाइट को आप बदलेंगे, जो लाइट आप फॉल डाउन करा रहे हैं कैथोड की प्लेट पर, जो कैथोड की प्लेट पर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फॉल डाउन करा रहे हैं, वो जो फॉल डाउन कराने में जो आपको यहां पर टाइम लग रहा है कैथोड की प्लेट पर, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने में जो समय लगेगा, उस समय में स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द मटेरियल तो सेम रहेगा। यहाँ पे जो मेटल का प्लेट है उसको सेम रखना है, मतलब उसको फिक्स करना है, उसको कांस्टेंट रखना है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो हर बार जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल कभी आपने क्या ले लिया, अल्ट्रावायलेट रेज ले ली, कभी आपने विजिबल लाइट ले ली, कभी आपने क्या किया, इंफ्रारेड रेज ले ली, कभी आपने कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली। तो ऐसे केसेस में जब आप इंटेंसिटीज ऑफ लाइट को बार बार बदलेंगे पर मटेरियल ऑफ द कैथोड सेम रहेगा, तब आपके पास ये वाला ग्राफ प्लॉट हो जाएगा जिसके अंदर इंटेंसिटीज ऑफ लाइट जो है वो तो आपकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, पर आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट कैसा रहेगा सर, वो आपका सेम रहेगा। इस तरीके से ये समझ गया बात के लिए।
इंटेंसिटीज ऑफ लाइट आपकी डिफरेंट होती चली गई हैं, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट कैसा है, सेम है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जैसे मैंने आपको बताया जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेस को देख के बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं। जैसे ही उसके कांटेक्ट में आते हैं इनका से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं उस पर विजिबल रेस डालोगे तो विजिबल रेस पे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, सर समय लगता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बदला जा रहा है, मेटल का प्लेट सेम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बार बार चेंज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरीके से उसको बदल दिया, बदला नहीं गया है, ठीक है जी। अगले की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्या है, ग्राफ आपको समझ में आ गया, मेटल सेम है, इंटेंसिटी को चेंज किया जा रहा है, तब आपका सी निकल कर आएगा। तो जो वैल्यू सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा दूसरा होगा, उससे छोटा सबसे कम वाला होगा, समझ गए, ठीक। अगला ग्राफ आपका क्या है, ये सैचुरेशन, देखो करंट आपका यहां पे आ गया। सैचुरेशन करंट क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे माना आपका करंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए और वहां से फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका बनना स्टार्ट हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रॉन जब आपके निकल रहे हैं वो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो करंट बन रहा है, ऐसा थोड़ी है सर जो करंट अब बनना है वो कंटिन्यू बनता ही रहेगा भाई साहब। भाई मेटल है, औकात है भाई उसकी कि इतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, इतने ही निकाल पाऊंगा, ऐसा थोड़ी है पूरा का पूरा खत्म हो जाऊंगा सर निकाल के सभी कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर दे दूंगा। भाई साहब कुछ तो रोकेगा, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुछ तो रोकेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन एक ही बार में सब बाहर निकल जाएंगे, धीरे धीरे करके आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। जब धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं तो करंट जो है वो एक टाइम पर जाकर अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक पहुंच जाएगा, और जब वो अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक पहुंचेगा तो उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसी करंट को क्या कहा जाता है, सैचुरेशन करंट कहा जाता है। और ये जो वैल्यू आपको यहां पर नजर आ रही है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड, सॉरी दी पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट, एंड द वैल्यू, ये जो वैल्यू आपके सामने ये जो नजर आ रही है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। मतलब द हाईएस्ट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट प्रोड्यूसेस बाय द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। जो करंट आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की वजह से जो बनना है और जाने के बाद जब वो फिक्स अप हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है, सैचुरेशन करंट कहा जाता है। अब ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे में हमारे पास जो करंट का वैल्यू है वो आपका कैसा है, सेम है। मतलब जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, अब आपका वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप मेटल को डिफरेंट करेंगे वैसे वैसे उनका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, अलग अलग हो जाएगा। समझ के बात के लिए, तो ये वाला जो वैल्यू आपको यहां पर गिवन है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में है और आपका किसके बीच में, विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आप जब अलग अलग बदल कर जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहां पर डालेंगे तो यहां पर क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव्स, आपकी अलग अलग यहां पर फ्रीक्वेंसी वेव्स की एनर्जी यहां पर फॉल डाउन हो रही है। ऐसे में करंट तो आपका सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गया, लेकिन आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा, वेरी करेगा। और जो वैल्यू आपका फ्रीक्वेंसी का, अब जैसे यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू जो जितना दूर होगा, जो जितना यहां पर क्या होगा, दूर होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उतना ज्यादा यहां पर क्या होगा, उतना ज्यादा यहां पर क्या होगा, ग्रेटर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा यहां पर, ग्रेटर होगा। तो जितना ज्यादा आपका डेंस यहां पे, जितना देखो नेगेटिव का वैल्यू जितना पीछे जाएगा उतना छोटा हो जाएगा, तो जितना छोटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू होता उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा। ठीक है जी, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला जो ग्राफ आपको यहां पर शो हो रहा है वो ग्राफ क्या है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में है। ठीक है, तो मैं आपको यहां से बता देता हूं रिलेशन जो काइनेटिक एनर्जीज के साथ आपके आते हैं वो क्या आते हैं, वो आते हैं आपके EV नॉट इक्वल्स टू क्या आता है, H न्यू माइनस न्यू नॉट आता है जी। ठीक है सर, आ गया। इसमें मैं आपके लिए बता देता हूं जो आपके वर्क फंक्शंस होते हैं, मान लेते हैं कोई इंसिडेंट रेडिएशन नहीं हो रहा है तो H नॉट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, H न्यू नॉट होता है या नहीं होता है। ठीक है सर, इसके रिलेशन अगर EV नॉट के साथ हम लोग बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी इक्वल हो जाती है क्योंकि इंसिडेंट राइट पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है, तब सिचुएशन क्या होती है। तो ये ग्राफ आपका बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, तब देख लीजिए जब आपकी कोई इंसिडेंट रेट से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट नहीं हो पाता है, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो जाती है, वर्क डन की इक्वल हो जाती है। क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो वर्क फंक्शन नहीं होगा, वर्क फंक्शन नहीं होगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका वर्क फंक्शन किसके इक्वल हो जाता है, EV नॉट के इक्वल हो जाता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू द
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओवर द पोटेंशियल, इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है सर, यहां से जब वैल्यूज को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वी नॉट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा फाई नॉट अपॉन ई, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, जब इस ग्राफ को आप नीचे तक प्लॉट करेंगे, जब इस ग्राफ को आप नीचे तक प्लॉट करेंगे तो नीचे तक प्लॉट करने पर आपके पास ये वाला जो वैल्यू है, ये पहला वाला जो वैल्यू आपके पास बनेगा वो माइनस का फाई नॉट 1 अपॉन ई बनेगा। ये जो दूसरा वाला वैल्यू है ये क्या बनेगा, माइनस का फाई नॉट 2 अपॉन ई वाला वैल्यू बनेगा, जो वैल्यूज मैंने आपकी यहां पर कैलकुलेट करके आपको दिखाई है। ये जो वैल्यूज आपके पास यहां पर बनकर आई हैं तो आप बता दीजिए मेरे को, ई का वैल्यू तो देखो फिक्स अप रहेगा ना सर, ई का वैल्यू जो है वो फिक्स अप रहेगा, ई का वैल्यू फिक्स रहता है। लेकिन फाई नॉट और फाई टू की वैल्यू की बात यहाँ पे हम कब कर ले रहे हैं, ये जो आपका यहाँ पर फाई नॉट है मतलब वर्क फंक्शन 2 है, वर्क फंक्शन यहाँ पर 1 है, तो 1 का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा, जो यहाँ पर फाई नॉट 1 है इसका वैल्यू ग्रेटर होगा फाई नॉट 2 से। अब इससे भी आता है नेगेटिव में वैल्यूज हैं, ये वैल्यू बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो मेटल ए का जो वैल्यू होगा वो आपका ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बी से। तो जो पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसीज के बीच में आपकी जो बात हो रही है उसमें ए जो है वो मेटल बड़ा हो जाएगा, किस मेटल से, बी से आपका वैल्यू बड़ा हो जाएगा। ये फंक्शनिंग तब होगी जब किसी भी तरीके का फोटो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट नहीं होगा, और इस टाइप की सिचुएशंस कई बार एनपीसी सीबीएसई खड़ा कर देता है आपके सामने, जिसमें वो आपसे क्या देता है कि एक प्लेट है जिसके ऊपर आपने इंसिडेंट ऑफ लाइट डलवाती है इतनी फ्रीक्वेंसी का, लेकिन किसी तरीके का एमिशन नहीं होता है। तो एमिशन ना होने पर आप यहां पर सिचुएशन प्लॉट करके दिखाइए, एक एक्सप्रेशन प्लॉट करके दिखाइए कैसी कंडीशन में क्या होगा, तब ग्राफ इस तरीके की आपसे बात कर रहा होता है। वो क्वेश्चन इस तरीके के ग्राफ की आपसे बात करेगा कि जब एमिशन नहीं होगा तो एमिशन ना होने पर EV नॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, HV नॉट के इक्वल हो जाएगा, HV नॉट के इक्वल हो जाएगा यहां से, और ये जो V का वैल्यू है किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, HV नॉट के इक्वल हो जाएगा, और ये जो V नॉट का वैल्यू है इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट पड़ा, किसी तरीके का फोटो इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, बात हो गई आपकी खत्म, मतलब कोई वर्क फंक्शन नहीं हुआ। और लाइट अगर फॉल डाउन हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर ये कर सकते हैं, बोले किसी तरीके का वर्क फंक्शन आपका यहां पर हो ही नहीं रहा है। जब वर्क फंक्शन किसी तरीके का नहीं हो रहा है तो वर्क फंक्शन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके के वैल्यूज भी आपके पास होते हैं। बोले इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो डला, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन सरफेस तक तो आया लेकिन सरफेस से बाहर नहीं निकल पाया, तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी 0 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 लिया जाएगा। समझ गए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डलता है, वर्क फंक्शन कुछ नहीं हो पा रहा तो वर्क फंक्शन ही 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आगे अगले ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलिए, अगला ग्राफ जो है वो आपका एटम से है। अगला ग्राफ किसका है, आपसे एटम से है। ये ग्राफ आपका यहां पर शो हो रहा है। ये ग्राफ क्या चीज शो कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, जब यहां पे आपके रदरफोर्ड ने अल्फा रे पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने बताया था, रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कई तरीके के डिफ्लेक्शंस हमारे सामने निकल कर आते हैं। कैसे डिफ्लेक्शंस थे, उन्होंने कहा था कि जब आप क्या कर रहे थे, जब एटम का डिस्कवरी हो रहा था, जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट हो रही थी तो उस बम्बारमेंट में कुछ बातें बाहर निकल कर आई थी। क्या बातें बाहर निकल कर आई, कि मान लेते हैं ये आपके पास एटम का स्ट्रक्चर है, ये इसका सेंट्रल कोर है, ये इसका क्या है, सेंट्रल कोर है। बोले कुछ रेज ऐसी थी जो रेज आपकी 180 डिग्री डेफ्लेक्टेड होती हैं, और ये 8000 में से सिर्फ एक है। 8000 में से कितनी है, सिर्फ एक अल्फा रेज है जो ऐसा काम कर रही थी। बोले कुछ ऐसी थी जो आपकी ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पर डेविएटेड हो गई। ठीक है, कुछ ऐसी थी, ठीक है, कुछ ऐसी भी थी जो आपकी रेज लेस देन 90 डिग्री के एंगल पर, लेस देन 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, इस तरीके के आपके पास, इस तरीके का आपके पास यहां पर प्लॉट आपने उसने आपको बनाकर दिखाया होगा। मतलब इस तरीके के आपके पास ग्राफ जो थे वो यहां पर बनकर तैयार हुए थे आपके रदरफोर्ड के टेबल से। हुए थे या नहीं हुए थे ये, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये सेंट्रल कोर का जिसको नाम दिया गया था, जिसको कहा गया था न्यूक्लियाई, जिसको क्या कहा गया था, जिसको आपका न्यूक्लियाई का नाम दिया गया था। बोलिए सेंट्रल कोर जो है ये न्यूक्लियाई है एन। ये ग्राफ का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से आपके सामने बन के तैयार हुआ था। बड़ा बढ़िया लग रहा है ना एकदम डायग्राम, है ना, राप चिक टाप चिक सा, है ना। चलो देखो जरा, ठीक, तो आपके पास ये जो ग्राफ है यहाँ पे वो चीज देख लीजिए। तो बात कर रहे हैं कि आपके कुछ ही रेज ऐसी थी जो आपकी डिफ्लेक्टेड बैक आ रही है, 0.14% कुछ रेज ऐसी थी जो आपके डिफ्लेक्टेड, ज्यादा डिफ्लेक्टेड होकर बैक आ रही है।
8000 में से सिर्फ एक ही अल्फा रे पार्टिकल ऐसे थे जो आपके पूरी तरीके से डिफ्लेक्टेड होकर पीछे आ रहे थे, और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेस ऐसे ही निकल जा रहे थे विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। उसके हिसाब से देखो आपके पास ये ऑर्डर बन के यहां पर तैयार हुआ है, जिसमें आपको बताया गया कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड टू द स्कैटर्ड एंगल थीटा इन डिग्री, ठीक है। बोले जो एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो एंगल थीटा मैंने यहां पर ले रखा है, उस एंगल के हिसाब से देखो 180 डिग्री पे जो लौट कर आ रहे हैं वो वैल्यूज 8000 में से देखो सिर्फ एक है, देख लो। तो ये ग्राफ का जो वैल्यू है वो इस चीज को शो कर रहा है कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर्स ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। देखो 180 डिग्री तक पहुंचे तो वैल्यू देखो घट के इतनी हो गई, क्योंकि 8000 में से एक है, तो क्या 8000 फेंकिंग का अल्फा रे पार्टिकल उनने, वो तो भाई कर रहे थे लगातार, 8000 से बहुत ज्यादा थी, तो 8000 में से एक वापस आई, 16000 में से दो आ गई, इसी तरीके से वैल्यू निकल कर आ रही होगी जी। उसी तरीके की बात हो रही है। 180 पर आपके नंबर ऑफ जो स्कैटर्ड जो आपके अल्फा रे पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्लेक्शन कैसा आया है, कम आया है, और जैसे जैसे ग्राफ आपका कम हुआ है वैसे वैल्यूज आपकी बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि देखो जैसे जैसे आप इसके करीब जा रहे हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन जो है वो आपका कम हो रहा है। तो दिस ग्राफ शोज यू द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड टू द एट विच स्कैटरिंग एंगल इट स्कैटर्ड। ये दो चीजों के बीच में आपको यहां पर ग्राफ प्लॉट है, जो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, जो आपका कर्व बनेगा, इस तरीके का कर्व लाइन आपका बनकर यहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो डायग्राम मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप बना लीजिएगा अपनी कॉपीज पर। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए अगला डायग्राम हमसे क्या कह रहा है, अगला डायग्राम हमसे यहां पे पूछ रहा है एटम और न्यूक्लियाई के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? एटम्स और न्यूक्लियाई के बिहाफ पर। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से पूछा गया, ये दूसरा ग्राफ है आपके सामने। देखिए ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है, ये ग्राफ आपको देखो यहां पर एक वैल्यू दे रहा है जिसके लिए कहा जाता है क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये आपका स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, एनर्जी लेवल का स्पेक्ट्रम, ठीक है साहब। चलो देखो जरा, यहां पर आपको 5 तरीके की सीरीज आपको यहां पर गिवन होती है, हालांकि इसमें आपके सिर्फ 4 ही सीरीज गिवन है, वो बात मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपकी 5 सीरीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपके पास आए थे लाइमन साहब, सबसे पहले तो बारमन साहब आए थे, उन्होंने अपनी सीरीज दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अरेंज कर लेते हैं इनके वेवलेंथ के हिसाब से। तो सबसे पहले लाइमन, उसके पास आपके बामर, उसके पास आपके क्या आते हैं, पाश्चन, उसके बाद आते हैं आपके ब्रैकेट साहब, और उसके बाद आते हैं आपके हुंड साहब, ठीक है। ये जो मैंने अभी लिखा है ना, इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन मार्कअप कर लो, 110% पूछेगा सीबीएसई आपसे, 110% लिख लो भैया, लिख लो, कह दिया तो जाओ। एटम न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन यहां से जरूर फंसेगा आपका, ठीक है जी। लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पिफन, ये आपके 5 सीरीज हो गई जिन सीरीज के ब्याह पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट की बात कर सकता है, फर्स्ट एक्सटेंडेड स्टेट, सेकंड एक्सटेंडेड पूछ सकता है, इनकी शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अल्फा और बीटा के टर्म्स में आपसे पूछ सकता है कि अल्फा बता दो एक्साइटिंग स्टेट में कितना वैल्यू होगा, बीटा एक्साइटिंग स्टेट में वैल्यू कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो लाइमन के लिए आपका फाइनल एक्साइटिंग स्टेट रहता है वो 1 है, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पिफन के लिए कितना रहता है, 5 रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पर आकर रिलैक्स करेगा, जो उसका फाइनल इनिशियल एक्साइटिंग स्टेट होगा, लाइमन के लिए 1 है, बामर के लिए 2 एंड सिमिलरली फॉर द पिफन एंड द रेस्ट ऑफ द सीरीज। सिमिलरली अगर मैं इन्हीं में इनकी इनिशियल वैल्यूज की बात कर लेता हूं, तो इन्हीं की जो इनिशियल वैल्यूज रहती हैं वो वैल्यूज आपकी डिफर हो जाती हैं। कैसे? जैसे लाइमन में 1 है तो 2, 3, मतलब 1 के ऑनवर्ड्स। बामर की बात करूं तो 2 के ऑनवर्ड्स, पार्शियल में बात करूं तो 3 के ऑनवर्ड्स, ब्रैकेट में करूं तो 4 के ऑनवर्ड्स, और वहीं पिफन की बात करता हूं तो 5 के ऑनवर्ड्स। इस तरीके से ये इनका क्या रह जाता है, ये इनका इनिशियल एक्साइटिंग स्टेट रहता है, जिसके बिहाफ पर आपके पास ये ग्राफ देखो यहां पर बना हुआ है। देखो लाइमन का जो आपका एनएफ का वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, वो आपका 1 रहता है। तो 1 के हिसाब से ये वैल्यूज आपके पास बनकर यहां पर आ गई। तो जितने भी आपके यहां से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करेंगे, जैसे 2 से जंप करा तो वो भी कहां पर आके रुकेगा, पहले पे। 3 एक्साइटिंग स्टेट से कोई कूदेगा तो वो भी कहां पर एग्जिस्ट आपका रेस्ट में आएगा, फर्स्ट में। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्साइटिंग स्टेट से कूद जाओ, लेकिन कूदने के बाद सारे के सारे कहां पर आएंगे, पहले ही एक्साइटिंग स्टेट में पहुंचेंगे। तो ये सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, लाइमन सीरीज कहलाएगी।
ऐसे ही सेकंड एक्साइटिंग स्टेट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आके कूदता है, माना 3 से कूदे 2 पर आए, 4 से कूदे 2 पर आए, 5 से कूदे 2 पर आए, 6 से कूदे 2 पर आए, एंड द सीरीज इज कॉल्ड एज बामर सीरीज। सिमिलरली पार्शन, बामर एंड पिफंड, ये सीरीज आपके लिए जो मैंने यहां पे लिख दी है। 2 से कूदो, 3 से कूदो, 4 से कूदो, 5 से कूदो, आके गिरोगे तो एक पर ही, एक पर गिरते हो तो लाइमन है, 2 पे गिरे तो बामर, 3 पे गिरे तो पार्शन, 4 पे आके रुकते हैं ब्रैकेट, 5 पे रुकते हैं तो पिफंड है। समझ गए? बोले सर वेवलेंथ इनकी कहां कहां एग्जिस्ट करती है, चलो वो भी बता देते हैं कहां कहां एग्जिस्ट करती है। तो देख लीजिए कहां करेगी, लाइमन की करती है आपकी कहां करती है बचुआ, अल्ट्रावायलेट रीजन में। लाइमन की जो वेवलेंथ रहती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है। बामर की विजुअल होती है, विजुअल रीजन में आपको बामर की वेवलेंथ देखने को मिलेगी। पार्शन, ब्रैकेट, पिफंड, ये सब इंफ्रारेड रीजन के हैं। ये सब कहां के हैं, इन सब की वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन की रहती है। इन सब की वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन की रहती है। वहां पे किसकी रहती है, विजुअल की, और वहां पे किसकी रहती है, अल्ट्रावायलेट की। अब आओगे सर इन सब में इतना गैप क्यों है, यहाँ गैप ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो सर ये चक्कर है आयनाइजेशन एनर्जी का। किसका चक्कर है, आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की मैं आपसे बात कर लेता हूं यहां पर, तो आयनाइजेशन एनर्जी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज में सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज लगाने के बाद एक फॉर्मूला बनता है टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनएच शेल। एनएच शेल का एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का 13.6 अपॉन क्या होता है बचुआ, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपके पास आ जाता है। इसमें आप n का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहां से, आप यहां पर n का वैल्यू 1 से पुट कर सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देख लीजिए कैसे, लेमन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लेमन की वैल्यू यहां पे 1 पुट करते हैं, 1 का वैल्यू 1 है, तो E1 का वैल्यू यहां से कितना आएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। वहीं अगर मैं E2 की बात कर लेता हूं तो E2 के लिए 2 2 4 4 से कर लीजिए, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, एंड सो ऑन। तो देख लीजिए लेमन की सीरीज के लिए देखो 13.6 वैल्यू 13.6 है या नहीं है या नहीं है, बोले हैगी सर, तो बस ये सीरीज आ गई इस फॉर्मूले से, ठीक है। बहुत कामकार फॉर्मूला है भैया, याद रख लियो उसको। अगला कितना है E2 बामर के लिए, माइनस का 3.4। देख लो भैया बामर सीरीज 3.4 पर है या नहीं है, माइनस की है। अगली 1.5, अगली 0.85। सिमिलरली इसी तरीके से आप 7 तक जा सकते हैं, और माना अगर आप इंफिनिटी तक चले गए तो ई इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनर्जी एट इंफिनिटी शेल आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बात के लिए जी। इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले मारा स्क्रीनशॉट, बहुत बेहतरीन, इसका ले मारो स्क्रीनशॉट, ये वैल्यू आपके लिए बहुत जरूरी है। ले लिया, ठीक, शाबाश। आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास देखो ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइम भैया बहुत सुर्खियों में चल रहा है ये ग्राफ। इस ग्राफ से नंबर बटोर लेना, बहुत सुर्खियों में चल रहा है, न्यूक्लियाई से है। बोले ग्राफ कहां पर है सर, न्यूक्लियर फोर्स में ग्राफ दिया हुआ होगा कि एनसीईआरटी के अंदर। न्यूक्लियर फोर्सेस आपके कुछ ही फर्मी तक लगते हैं, मतलब 0.8 फर्मी मीटर तक ही लगते हैं सिर्फ ये। समझ गया आपके बात के लिए, ये आपके बहुत शॉर्ट डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्सेस, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फोर्सेस होते हैं जो कि आपके 0.8 फर्मी तक ही लगते हैं। कहोगे सर फर्मी क्या है, तो फर्मी भैया डिस्टेंस की एक यूनिट होती है, जिसका मतलब है 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। समझ के बात के लिए, इतना छोटे हिस्से पर लगता है, और ये हमेशा कहाँ लगते हैं, ये आपके न्यूक्लियन पर लगते हैं। कहाँ लगते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बोले तो न्यूक्लियस के निवासी, मतलब इन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, इन बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड इन बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन से कोई चक्कर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोस्टैटिक का चक्कर होता है, ठीक है। ये जो ग्राफ आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये ग्राफ आपको वैल्यू यहां पे शो करता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और ये आपका डिस्टेंस का वैल्यू है फर्मी के अंदर। तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ बनता है ऐसा। ये जो वैल्यू है ये आर नॉट का वैल्यू है, ये आपको एक वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। ये रीजन अगर आप देखते हैं, ये वाला जो आप ग्राफ देखते हैं, तो नीचे वाला वैल्यू जो है ये नेगेटिव इंडिकेट शो कर रहा है, ऊपर वाला जो है वो आपका क्वाड्रेंट पॉजिटिव इंडिकेट शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहां से बता देता हूं कि अगर आप आर की बात कर रहे हैं, आर का वैल्यू अगर आपको ग्रेटर होता है आर नॉट से,
तब सिचुएशन क्या होगी, आर का वैल्यू छोटा हो जाता है आर नॉट से, तब सिचुएशन क्या होगी। ठीक है, ये कलर आपको विजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? अगर कलर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपको देखो दोबारा करके दिखा देता हूं। देख लीजिए, अगर आर का वैल्यू आपका ग्रेटर है आर नॉट से, आर नॉट है ये, आर नॉट है ये, आर नॉट का वैल्यू कितना है, आर नॉट का वैल्यू कितना है 0.8 फर्मी। आर नॉट का वैल्यू कितना है भाई, आर नॉट का वैल्यू है 0.8 फर्मी। समझ के बात के लिए, जब ये सिचुएशन होती है तब आपके फोर्सेस होते हैं अट्रैक्टिव, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। समझ गए, जब ये सिचुएशन आपके सामने होगी तब फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे, मतलब आर का वैल्यू ग्रेटर हो जाए आर नॉट से, फोर्स आपके अट्रैक्टिव होंगे। अब जब आपका वैल्यू क्या हो जाए, आपका वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो जाए आर नॉट से, मतलब 0.8 फर्मी से छोटा हो जाएगा, तो छोटा होने पर सब आपके पास क्या निकल कर आएगा, छोटा होने पर आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स इज रिपल्सिव बड़ा बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है जो इस समय सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा रहा है, और ये आपको प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है जी, चलिए इंफॉर्मेशन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले मारो भैया, स्क्रीनशॉट ले मारो उसका। ये ग्राफ बनवाने को आ जाता है, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बना हुआ आ जाएगा, समझ में आ गई, कभी कभी बना हुआ भी आ सकता है और बनाने को भी आ सकता है, तो दोनों ग्राफ आप लोग यहाँ पर याद करेंगे, समझ गए, बनाना भी सीखेंगे, और ये वाला वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ये लिख कर आएंगे, ग्राफ बिल्कुल ठीक जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास आ जाता है सेमीकंडक्टर से। चलिए भैया, खिसकते खिसकते आखिर हम कार एंड तक आ ही गए, सेमीकंडक्टर तक आ गए हम। चलो भैया, सेमीकंडक्टर्स में आपसे बैंड, एनर्जी बैंड का डायग्राम पूछा जाता है, तो एनर्जी बैंड की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एनर्जी बैंड की जरा आप समझ लेना। कंडक्टर्स के अंदर एनर्जी जो बैंड होता है वो आपका दो कंडीशंस में बनता है, या तो ये वैल्यू 1.1 से लेस देन होती है, या फिर तो ये वैल्यू आपकी होती नहीं है, मतलब ओवरलैप होता है, मतलब किसी भी तरीके का एनर्जी गैप आपको इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। वहीं इंसुलेटर की अगर बात करता हूं, इंसुलेटर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये चीज क्या होती है आपकी, ये वैल्यू देखो यहां पर अगर हम लोग बात कर ले रहे हैं, एनर्जीज गैप है आपका, ये V वाला है, ये आपका देख लो एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर देन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब आपका एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तब ये आपके किसके होते हैं, इंसुलेटर के होते हैं। किसके होते हैं, इंसुलेटर के होते हैं। ठीक है, इस केस में अगर आपसे बात कर रहा हूं तो एनर्जी बैंड की जो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड की बात हो रही है, और यहां पर जो आपका हिस्सा है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये आपका ग्रेटर होता है एनर्जी गैप से। जब भी कभी ऐसे दो केसेस आपके सामने टकराते हैं तो ये आपके केस होते हैं कंडक्टर के। किसके केस होते हैं, कंडक्टर के केस होते हैं। और जब भी कभी आपका एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है, तब केस होता है वो आपका सेमीकंडक्टर का। किसका केस होता है, सेमी कंडक्टर का केस होता है। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ, बाकी तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट इसका वो मैंने बना दिया है, अब इसके हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया, शाबाश। चलो बाकी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ, क्या अगर आपका यहाँ पे एनर्जी गैप EG, देखो भैया, अगर आपका यहाँ पे पहली कंडीशन में अगर आपका एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ग्रेटर है, ठीक है, बट ये एनर्जी गैप क्या है आपका छोटा है कितने से, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तब ये जो कंडीशन आपके सामने राइज होती है ये कंडीशन होती है सेमीकंडक्टर की। किसकी होती है सर, सेमीकंडक्टर की होती है। ठीक है जी। अगर कंडीशन आपके पास आ जाती है एनर्जी गैप जो है वो आपका क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन, कम हो जाता है, तब आपके पास वैल्यू किसकी आती है, तब आपके पास सिचुएशन आ जाती है कंडक्टर की। किसकी आ जाती है, कंडक्टर, या केस हो जाए ओवरलैप का। किसका हो जाए, ओवरलैप, मतलब किसी तरीके का एनर्जी गैप होता ही ना हो, किसी तरीके का एनर्जी गैप होता ही ना हो, या ये कंडीशन होती हो, तो ये दोनों कंडीशन कंडक्टर को शो करेंगी। किसको शो करेंगी, कंडक्टर। तीसरी बात, आपका जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर हो जाए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तब ये जो कंडीशन आपके सामने इरेज होगी, ये कंडीशन आपकी होगी इंसुलेटर की। किसकी होगी, इंसुलेटर। और अगर वो आपसे पूछ ले कि एनर्जी गैप को कैसे निकाला जाए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डेट इज एच न्यू, और न्यू की जगह आप लगा सकते हैं C/λ। ये आप फॉर्मूला यूज करके एनर्जी गैप का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं।
देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास बन के आता है बीआई कैरेक्टरिस्टिक का, ये चीज आपके पास बनकर आ गई है। बीआई कैरेक्टरिस्टिक देखो किस तरीके का आपका यहाँ पे है। ये ग्राफ ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, ये वाली वैल्यू जो ऊपर की तरफ है, ये वैल्यू जो आपके पास नीचे की तरफ है। नॉन ओमिक डिवाइस में ये बात मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपका केस जो है वो फॉरवर्ड बायस का है, और यहाँ पर ये जो केस बना है वो आपका किसका है, वो आपका रिवर्स बायस का है। तो ऊपर वाला केस आपका फॉरवर्ड बायस का है, नीचे वाला केस आपका रिवर्स बायस का है। इसके अंदर आपका रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा लो होगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा जो कि आपके सेमीकंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। चलिए अगले की बात कर लेते हो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या काम हो रहा होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आपके पास एक ही डायोड होता है, मतलब सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन डायोड आपके पास है, सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन डायोड आपके पास यहां पर मौजूद होता है, सिर्फ ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पर आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, जब आप इस तरीके से यहां पे क्या कर रहे होते हैं, जब आप यहां से करंट सप्लाई करवाते हैं, कहां से करंट सप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका यहां पर ट्रांसफार्मर फिट करा देते हैं, साहब करा दिया। जब आप यहां से इसको करंट देते हैं, करंट जाने के बाद एक ही बार आपका जो करंट है, पहले करंट आपका फॉरवर्ड बायस में जाता है, फिर करंट आपका किस में जाता है, रिवर्स बायस में जाता है। ठीक है, तो पहले फॉरवर्ड बायस में जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस में जाने पर आपके पास एक वेव का फॉर्मेशन होगा, हो गया। अब जब ये रिवर्स बायस में जाएगा, तो रिवर्स बायस जाने पर यहां पे किसी तरीके का पीएन जंक्शन डायोड ही नहीं है। जब पीएन जंक्शन डायोड साहब यहां पर नहीं है, तो आधी वेव तो बनेगा नहीं ना। जब आधा वेव नहीं बनना है, तो देख लो भैया यहां का जो वेव हो गया वो तो हो गया खाली। जब यहां का वेव खाली हो गया, तो सिर्फ आपके पास जो वेव का फॉर्मेशन होगा, वो वेव का फॉर्मेशन कैसा होगा, सिर्फ एक ही वेव का फॉर्मेशन यहां पर आपका होगा। आप कहोगे सर यहां पर ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया गया, तो मैं आपको बता दूं, रेक्टिफायर्स आर द ओनली डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट्स एसी करंट इनटू डीसी करंट। ये आपके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम रेक्टिफायर्स को इस्तेमाल करते हैं। समझ गए बेटा, जैसे घर में झालरें हैं, टिमक टिमक जलती रहती हैं, दिवाली पे जला लेते हैं, उन वायर्स के, उन आपके झालरों के अंदर भी आपके क्या होते हैं, रेक्टिफायर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें हाफ वेव और फुल वेव दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं। तो अगर एक ही पीएन जंक्शन डायोड आपके पास मौजूद है, तो एक ही पीएन जंक्शन डायोड मौजूद होने की वजह से जो आपके पास है फॉरवर्ड बायस में ही सिर्फ आपके पास वेव का फॉर्मेशन होता है, मतलब करंट पास आउट हो पाता है, लेकिन रिवर्स बायस के अंदर ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू द लैक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसकी वजह से सिर्फ आधा ही वेव आपके पास बनेगा। इसी वजह से इन टाइप को क्या कहा जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी की बात कर लेते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो दोनों तरफ ही इसमें आपके क्या हैं, पीएन जंक्शन डायोड्स आपके लगे हुए होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ही हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की यहां पर बात कर लेते हैं। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस यहां पर हो जाता है। चलिए यहां पर आपके क्या है, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पे एसी सोर्स दे दिया हम लोगों ने, यहां पे देखो एसी सोर्स दे दिया, ये आपका यहां पर ट्रांसफार्मर लगा दिया। देख लीजिए जरा, जब आप इसमें करंट पास करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो फॉरवर्ड बायस में जब आप जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में आपके पास देखो यहां पर आधा वेव बनना स्टार्ट हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो गया। आप जब यहां से रिवर्स बायस की तरफ जाएंगे, तो फिर से आपको पीएन जंक्शन डायोड मिल गया, तो रिवर्स बायस में फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, वेव बन जाएगा, इस तरीके से बन गया। अब यहां पे नीचे वाले वेव बन गए, यहां पर ऊपर वाले वेव बन गए, दोनों वेव को जोड़ दो ना साहब, दोनों वेव को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो देखो भाई देखो, जब आप ऊपर की तरफ गए तो इस वाले पीएन जंक्शन से आपके पास ये वाला वेव बना। जब आप नीचे की तरफ रिवर्स बायस की तरफ आपका करंट गया, तो इधर भी आपको पीएन जंक्शन डायोड मिल गया, जहां से करंट आपका ट्रफ से चलना स्टार्ट हुआ। जब आप इन दोनों को मिलाओगे, तो यहां पे क्रस्ट मिला, यहां पे ट्रफ, यहां ट्रफ मिल रहा है, यहां पे क्रस्ट, तो आपका वेव कैसा बनेगा सर, कंप्लीट साइकिल के फॉर्मेशन में आपको शो हो जाएगा, जिसकी वजह से देखो ये D1 की, ये आपका D1 है और ये आपका क्या है, D2 डायोड है। तो D1 की वजह से ये वेव मिला, D2 की वजह से ये, D1 की वजह से ये, D2 की वजह से ये, इस तरीके से कंप्लीट साइकिल का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन आपके पास हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू डायोड सिस्टम। तो इसी टाइप के रेक्टिफिकेशंस को आप लोग क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर्स कहते हैं, जो कि कंप्लीटली आपके एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पर विदाउट लैक ऑफ करंट आपके अप्लायंसेस कंटिन्यूसली, आपके लोड अप्लायंसेस के पास आपका यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता रहता है।
तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। जहां पर हाफ वेव बना था वो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है। ठीक है, चलिए। अरे लो भाई, हमारे सारे के सारे यहाँ पे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं, सारे ग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा या किसी चीज का आपको यहाँ पे कमी लग रहा है तो आप मेरे को बताइएगा जरूर। ये रेक्टिफायर्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है और पूछे जाने के पूरे चांसेस है। देखो, वीडियो में आपको सिर्फ मैंने वही चीज कराई है जो आपकी आ चुकी है या फिर जो आपके आने के चांसेस हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, भले ही आप 2x पे करके देखें, लेकिन वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर होने वाला है। तो इसी के साथ चलिए मैं आज आपसे इजाजत लेता हूं और मिलेंगे हम अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, क्योंकि 4 मार्च को आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है और इससे पहले मुझे आपसे मैंने वादा कर रखा है, मुझे आपको 70 आउट ऑफ 70 दिलाने हैं। पूरी उम्मीद करूंगा कि 60+ मार्क्स हमारे आ जाएं आराम से 70 में से, उन बच्चों के भी जो बच्चे थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। ठीक है, और जिन बच्चों को डर है तो भैया कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर मुझे डर लग रहा है, मैं अभी आपको पास करने का जुगाड़ बनाता हूं। समझ गए बात के लिए? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए। थैंक यू।